तो ये सारी जो चीजें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी कि इनके जो कल्प्रिट्स हैं, यानी कि जो ये काम करते हैं, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो, चाहे वो है ना नॉइस पोल्यूशन हो, इसमें आप देखोगे इंडस्ट्रीज का, हाउस होल्ड्स का और एग्रीकल्चरल वेस्ट का बहुत बड़ा योगदान है। ये सारी की सारी जो वाटर बॉडीज हैं, ये सारी की सारी पॉल्यूट हो चुकी हैं। इनका जो पानी है वो एक तरीके से कंटेमिनेट हो चुका है। ये एक तरीके से मेजर कल्प्रिट माने गए। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रिवर्स को पॉल्यूट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। और ये नाइट्रेट्स जो होते हैं वो एक तरीके से पानी को बहुत ज्यादा, एक तरीके से बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंस है नाइट्रेट्स की हम बात करें। और ये नाइट्रेट जो होता है एक तरीके से वाटर को बहुत ज्यादा जो है क्या करता है, बहुत ज्यादा पॉल्यूट करता है। कहीं ना कहीं आप देखोगे हमारा जो फ्लोरा है, हमारा फौना जो है, यानी कि एनिमल्स के लिए और प्लांट्स के लिए ये बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। इरिटेशन होती है सर, नर्वसनेस फील होती है सर, है ना, स्ट्रेस फील होता है सर। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? तो भाई एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज के इस लेक्चर की हम बात करें तो आज के इस लेक्चर की स्पेशलिटी ये होने वाली है कि आज आपका आखिरी लेक्चर है और आपका पूरा जो ज्योग्राफी है वो कंप्लीट हो चुका है। मतलब ये लास्ट चैप्टर है और लास्ट चैप्टर के बाद हमारा पार्ट 1 पार्ट 2 है ना, सारी जो चीजें हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। यानी कि पूरे ज्योग्राफी का जो वन शॉट है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना? चलो तो भाई लास्ट लेक्चर है तो अच्छे से पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, है ना। और लास्ट चैप्टर ही बड़ा मजेदार चैप्टर है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। और इसमें हम अलग अलग इश्यूज के बारे में, अलग अलग जो हमारे सिलेक्टेड इश्यूज हैं, जो कि शायद आज के टाइम पर एक बहुत बड़ा है ना हॉट टॉपिक बने हुए हैं, उन सारे इश्यूज के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना? तो इस चैप्टर का नाम भी क्या हमारा, तो हमारे चैप्टर का नाम है जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इश्यूज। यानी कि आप देखोगे कि हम बहुत सारे इश्यूज के बारे में बात करेंगे, कुछ सिलेक्टेड इश्यूज के बारे में बात करेंगे। और ये इश्यूज की हम बात करें तो क्योंकि सर्दियां चल रही है ना, हाँ, तो ये इश्यूज काफी मतलब एक तरीके से आप देखोगे आप न्यूज में बने हुए हैं। जैसे आप देखोगे कौन कौन से इश्यूज हैं, तो भाई एयर पोल्यूशन अभी मुद्दा बना हुआ है। ठीक है? इसके अलावा हम बात करें हमारे वाटर में जो पोल्यूशन है, जितनी भी हमारी रिवर्स हैं, जितनी भी हमारी वाटर बॉडीज हैं, सरफेस वाटर बॉडीज जो हैं, वहां पर आप देखोगे उनकी जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो चुकी है सर। हमने रिवर्स को गंदा कर दिया है सर। उसके अलावा देखोगे आप एक हमारे स्लम्स बहुत बड़े इश्यूज हैं आज के टाइम की हम बात करें। कितना भी हाईटेक सिटी हो, वहां पर तुम्हें कोई ना कोई एक कोने में स्लम्स जरूर देखने को मिलती हैं, बस्तियां जरूर देखने को मिलती हैं जिनकी कंडीशंस बहुत खराब होती है। फिर आप देखोगे लैंड डिग्रेडेशन की हम बात करें तो ये आज के टाइम पर हमारे इंडिया में बहुत बड़े मुद्दे बने हुए हैं। और शायद इन्हीं के बारे में हम जो है बात करेंगे सर। इन्हीं के बारे में हम क्या करेंगे सर, इन्हीं के बारे में हम जो है बात करने वाले हैं। ठीक है ना? और इसके एक तरीके से आप देखोगे ना, एक ज्योग्राफी की नजर से, है ना, ज्योग्राफी की नजर से इनका क्या एक तरीके से क्या क्या इश्यूज हैं, किस तरीके से हम टैकल कर सकते हैं, या फिर हम ये भी जानेंगे कि किस तरीके से हमने कौन कौन से प्रोग्राम्स के थ्रू इनको टैकल भी किया है। तो हम कई सारी जो केस स्टडीज हैं उनको भी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना? तो ये हमारा चैप्टर रहने वाला है। थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया मैंने। और हाँ, एक चीज और बोलूंगा, अगर इन चैप्टर्स की आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आपको कहां जाना पड़ेगा, सिंपल सा है, ऐप में जाना पड़ेगा। ऐप पर जाओ, ऐप पर आपको जो है इसकी पीडीएफ नोट्स बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। ठीक है ना? सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। तो सबसे पहले हम बात करें इस चैप्टर की, तो स्टार्ट होता है हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट से। और इंट्रोडक्टरी पार्ट में यहाँ पे बताया गया किसके बारे में, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में। और जब मैं बात करता हूँ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में, तो इसमें सारे जो पॉल्यूशन सारे पॉल्यूशन आ जाते हैं। चाहे वो मैं बात करूं वेदर इट इज, है ना, एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन और, है ना, और लैंड डिग्रेडेशन और फिर लैंड पॉल्यूशन। ठीक है ना? तो ये सारी तरह के जो पॉल्यूशन होते हैं ये आपके आ जाते हैं हमारे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में। ठीक है ना? सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्टरी पार्ट। और इसमें आप देखोगे कि हमारे जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है वो कैसे कैसे हो क्यों रहा है सर, किसका रिजल्ट है सर। तो आप देखोगे यहां पे बोला गया है कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती है सर, जो ह्यूमन एक्टिविटीज हो रही है सर, जैसे मैं बात करूं हाउस होल्ड एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटीज में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। हाउस होल्ड एक्टिविटीज आ जाती हैं आपकी, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज आ जाती हैं आपकी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज आ जाती हैं। अभी जो एक्टिविटीज हो रही हैं तो इनसे बहुत सारा वेस्ट निकलता है। और ये जो बहुत सारे जो वेस्ट है, जब इससे बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस निकलते हैं, बहुत सारे आपकी जो गैसेस होती हैं, बहुत सारी एनर्जी जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, उसको हम बोल देते हैं क्या, उसको हम बोल देते हैं एनवायरमेंटल पॉल्यूशन सर। यानी कि एक तरीके से ये हमारी हवा की क्वालिटी को खराब कर रही है सर, ये हमारी पानी की क्वालिटी को खराब कर रही है सर, है ना। ये एक तरीके से पूरा एनवायरमेंट में एक तरीके से डिसबैलेंस ला देती है। ठीक है ना? तो इसलिए आप देखोगे कि इनके बारे में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब होता क्या है सर, आप देखो आपको बहुत तरह के जो पॉल्यूशन है वो देखने को मिल जाते हैं। और आप देखोगे हमने मीडियम, क्योंकि देखो पॉल्यूशन भी अलग अलग मीडियम से हो रहे हैं। वाटर में पॉल्यूशन हो रहा है ना, एयर में पॉल्यूशन हो रहा है। तो आप देखोगे ये जो अलग अलग मीडियम है जिससे आप देखोगे ये जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो आप देखोगे उसके हिसाब से हमने इनको क्लासिफाई कर लिया सर। और आप देखोगे पॉल्यूशन भी एयर में, यानी कि आप देखोगे ये जो हमारे कुछ है ना जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो एयर में प्रेजेंट होते हैं सर। फिर आप देखोगे वाटर में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आप देखोगे लैंड भी हमारा सेफ नहीं है, लैंड पर भी होते हैं सर। उसके अलावा आप देखोगे नॉइस पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन की हम बात करें तो ये कुछ ऐसा पोल्यूशन है जो कि एक तरीके से आप देखोगे कि जो कि किसी भी जगह पर जो बहुत ज्यादा जो होता है ना इंस्टेबिलिटी टाइप की होती है, एक तरीके बहुत ज्यादा शोर शराबा जो होता है। जब शोर शराबा होता है तो क्या होता है सर, शोर शराबा में आप कभी पीसफुली नहीं रह सकते।
है ना? आपने देखा होगा जहाँ जिस सोसाइटी में बहुत ज़्यादा शोर-शराबा होता है, वहाँ पर आपको कभी भी पीस नहीं मिलेगा। पीस आपको कहाँ मिलेगा? जहाँ थोड़ी शांति होती है। ठीक है ना? क्लियर हुआ? हाँ, तो कहीं न कहीं नॉइज़ पॉल्यूशन बहुत बड़ा इश्यू है, इंडिया का बहुत बड़ा इश्यू है। क्यों? क्योंकि तुम शायद हमेशा स्टार्टिंग से शोर-गुल में रहे हो हमेशा, तो तुम्हें पता नहीं होता है। लेकिन जब तुम किसी शांति वाली जगह पर जाओगे, जहाँ पर पीस होगा, वहाँ पर एक बारी ये चीज़ एक्सपीरियंस करना कि शांति जैसी भी कोई चीज़ होती है भाई, एक पीस पीस जैसी एक चीज़ होती है सर। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे और याद रखना कि जितने भी ये पॉल्यूशन है, अलग-अलग जो हमारे मीडियम है ना? और आप देखोगे इन पॉल्यूशन ये पॉल्यूशन का जो मेन कल्प्रिट है ना, वो कुछ कोई 10-12 चीज़ें नहीं है सर। है ना? आप देखोगे किसी अगर एक चीज़ से वो एयर पॉल्यूशन हो रहा है, तो उसी से आप देखोगे वो वही जो सेम है बंदा, वही क्या कर रहा होगा? वाटर पॉल्यूशन कर रहा होगा, वही नॉइज़ पॉल्यूशन, वही लैंड डिग्रेडेशन। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ जो है एक तरीके से आप देखोगे कितना थर्मल पावर का यूज़ करती हैं। थर्मल पावर में आप देखोगे कोयले को जलाया जाता है, पेट्रोलियम को, तो इससे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। फिर आप देखोगे नहीं यहीं पर वो नहीं रुकती। जो भी उनका प्रोडक्शन होता है और जो भी उनका रेसिडुअल होता है, जो भी वेस्ट होता है उनका आप देखोगे वो क्या करते हैं उसको? उसको एक तरीके से पानी में डंप कर देते हैं। अलग-अलग जो वाटर बॉडीज़ होती हैं, आप देखो यहाँ पे यमुना जी की हालत देख लो आप दिल्ली में, है ना? कितनी गंदी हो चुकी है। इसके अलावा फिर हम बात करें जो हमारी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो हाउसहोल्ड एक्टिविटीज़ होती हैं, वो भी गंदा करती हैं। तो कहीं न कहीं आप देखोगे अब बहुत सारी जो हमारे इंडस्ट्रीज़ हैं, वो कुछ ऐसे है ना, उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वो कुछ ऐसे होते हैं जो नॉइज़ पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल्स की हम बात करें तो वे गाड़ियाँ बनाते हैं, गाड़ियाँ पॉल्यूशन भी करती हैं सर और गाड़ियाँ क्या कर रही हैं? गाड़ियाँ नॉइज़ पॉल्यूशन भी कर रही हैं सर। है ना? तो ये सारी जो चीज़ें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी कि इनके जो कल्प्रिट्स हैं, यानी कि जो ये काम करते हैं, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, चाहे वो वाटर पॉल्यूशन हो, चाहे वो है ना नॉइज़ पॉल्यूशन हो, इसमें आप देखोगे इंडस्ट्रीज़ का, हाउसहोल्ड्स का और एग्रीकल्चरल वेस्ट का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है ना? क्लियर हुआ? चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद द एयर पॉल्यूशन सॉरी वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं और वाटर पॉल्यूशन में यहाँ पे बोला गया है कि एक तरीके से आप देखोगे वाटर पॉल्यूशन का मतलब क्या है? समझो पहले कि हमारे वाटर की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो चुकी है सर, है ना? कि आप देखोगे जो भी मेजरली हमारी रिवर बॉडीज हैं, जो भी हमारी सरफेस वाटर बॉडीज हैं, वो बहुत ज्यादा उनका जो पानी है वो डिग्रेड हो चुका है सर, गंदा हो चुका है सर। क्लियर हो ना? इसको एक तरीके से आप देखोगे हम क्या बोल देते हैं सर, इसको हम वाटर पोल्यूशन बोल देते हैं। अगर मैं वाटर पोल्यूशन की बात करूं तो आप देखोगे इसका जो मेन रीजन है वो क्या है सर, सबसे सबसे पहले जो सबसे यहां पे वही लिखा हुआ है कि क्वालिटी ऑफ वाटर इज मेजरली डिग्रेडेड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स। और समझो जब मैं बात करता हूं क्वालिटी ऑफ वाटर की, तो इसका डिग्रेडेशन में आप देखोगे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अब यहां पे सबसे पहली बात बोली गई है कि भाई यहां पे क्या बोला गया है, इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ वाटर। अच्छा, इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ वाटर का मतलब क्या है कि हम विदाउट प्लानिंग ऐसे ही पानी को बहुत ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं सर, पॉल्यूट कर रहे हैं सर, बिना सोचे समझे, मतलब बिना प्लानिंग के हम जो है अंधाधुंध पानी को एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। और ये क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है सर, क्योंकि हमारी है ना पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है सर, फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन है। प्लस आप देखोगे जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इंडस्ट्रीज भी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे इंडस्ट्रीज भी आपको बढ़ती हुई दिखाई देंगी सर। आप देखोगे सेकंड जो पैराग्राफ है इसमें बोला गया है कि हमारे देश में कोई भी जो हमारी सरफेस वाटर बॉडी है, वेदर इट इज रिवर और लेक्स और कैनाल्स, है ना, और पॉन्ड्स, ये सारी की सारी जो वाटर बॉडीज हैं, ये सारी की सारी पॉल्यूट हो चुकी हैं। इनका जो पानी है वो एक तरीके से कंटेमिनेट हो चुका है सर। आप देखोगे यहां पर आपको बहुत सारे छोटे-छोटे स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल्स मिलते हैं। अब ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स क्या होते हैं? देखो ये कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो पानी में डिसॉल्व नहीं होते। पानी में रहते हैं, बहुत टाइम तक रहते हैं पानी में और पानी की क्वालिटी को खराब करते हैं। आप देखोगे आर्सेनिक कंटेंट्स, फ्लोराइड मिलता है आपको, है ना, नाइट्रेट मिलता है आपको। ये कुछ पानी में ऐसे कंटेंट्स होते हैं जो कभी भी घुलते नहीं है सर। ये हमेशा आप देखोगे ये बने रहते हैं पानी में, पानी की क्वालिटी को बहुत डिग्रेड करते हैं। और इसी से आप देखते हो बाद में आपको ये जो वाटर बोर्न डिसीज वगैरह जो होती हैं वही आपको हो जाती है। 1/3 वाटर बोर्न डिसीज जो होती हैं आपको सॉरी 1/3 आपको कम्युनिकेबल डिसीज जो होती है वो पानी से ही होती है सर। अब समझो थोड़ा सा, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है सर। और इसके बाद लिखा गया है कि हमारे बहुत सारे जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर होते हैं। आप ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? तो ऑर्गेनिक मैटर वो होते हैं बेटा जिनमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन और कार्बन होता है। यानी कि आप देखोगे जो भी है ना एक तरीके से लिविंग थिंग्स हैं, वो हम भी हाइड्रोजन कार्बन से मिलकर बने हैं, हम भी कार्बन से मिलकर बने हैं। तो आप देखोगे जो भी लिविंग थिंग्स हैं इनकी हम बात करें, प्लस जो भी इनऑर्गेनिक मैटर है, इनऑर्गेनिक मैटर उनसे बनते हैं जो एक तरीके से आप देखोगे नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। तो आप देखोगे जो भी जो हमारे जो जितनी भी बड़ी रॉक्स हैं इनमें जो भी आपको मिल रहा है, जैसे हम बात करें उम, अगर मैं बात करूँ आयरन ओर के बारे में, अलग-अलग चीज़ होगी, मैंगनीज़ के बारे में बात करूँ मैं, तो ये सब क्या है? एक तरीके से इनऑर्गेनिक मैटर है। जो भी आपको अलग-अलग मिनरल्स मिलते हैं, उनमें बहुत सारे मिनरल्स ऐसे होते हैं जो इनऑर्गेनिकली बने हैं। वो आप देखोगे लावा से मिलके बने हुए हैं। वो किसी एक तरीके से आप देखोगे ना लिविंग थिंग से नहीं बने होते। उसको हम बोल देते हैं इनऑर्गेनिक। तो आप देखोगे ना जैसे मैं ऑर्गेनिक की बात करूँ तो इसमें क्या आ जाता है? इसमें ह्यूमन वेस्ट आ जाता है सर। है ना? कोई इंसान मर-मरा गया, कोई जानवर मर-मरा गया और भी कई सारे जो ह्यूमन वेस्ट वगैरह जो होते हैं उसकी हम बात करें तो वो सब आ जाता है। फिर मैं इनऑर्गेनिक की बात करूँ तो जो जितना भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो सब आ जाता है। ठीक है ना? तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं कहीं न कहीं सारी जो सब्सटेंसेस होते हैं वो कहीं न कहीं वाटर को अफेक्ट करते हैं सर। बहुत ही बढ़िया। चलिए
अच्छा, आप देखोगे वाटर जो होता है, आप देखो वाटर की हम बात करें तो वाटर की भी एक क्वालिटी होती है सर। रिवर बॉडीज वगैरह जो सरफेस वाटर बॉडीज होती है, इनकी एक क्वालिटी ये होती है कि नेचर अपना काम करता है सर। नेचर अपने आप को नेचुरली प्यूरिफाई कर लेता है। तो रिवर की भी एक कैपेसिटी होती है, जैसे हमारे शरीर में क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर भी कैपेसिटी होती है कि एक तरीके से हम अपने बहुत सारे जो हमारी बीमारियां हैं उनसे हम खुद लड़ सकते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि छोटी-मोटी बीमारियों को जो है हमारा इम्यून सिस्टम टैकल कर लेता है सर, है ना? एक तरीके से अलग-अलग जो बीमारियां हैं उनसे लड़ने की जो क्षमता है, वो हमारे अंदर है पहले से। वैसे ही आप देखोगे सेम थिंग गोज़ विद रिवर आल्सो। रिवर्स में क्या होता है, रिवर्स की भी खुद की एक तरीके से कैपेबिलिटीज़ होती हैं, वो खुद को प्योर कर सकती है। लेकिन फिर भी क्या होता है, फिर भी हमारी रिवर्स बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है। क्यों? क्योंकि एक हद तक ही हो सकता है ना। आप सोच के देखो ना, जो भी हमारे बॉडी की हम बात करें तो एक हद तक एक तरीके से आप देखोगे हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है वो हमें बचा सकती है। बट एक लेवल के बाद आपको वो डिसीज़ हो जाती है। लेकिन फिर भी जैसे हम बात करें पानी के बारे में, ऐसे ही सेम सेम थिंग गोज़ विद वाटर आल्सो, ठीक है ना? जितनी भी हमारी वाटर बॉडीज़ है, इसमें हम रिवर्स की बात करें तो रिवर्स भी अपने आप को प्यूरिफाई करती रहती है। लेकिन होता क्या है कि अब जब ये सब्सटेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर उसकी भी कैपेबिलिटीज़ के बाहर चला जाता है ना? वो फिर इतना कैपेबल नहीं है कि भाई उनको भी ठीक कर सके। तो आप देखोगे हमने बहुत ज़्यादा ही पॉल्यूशन कर दिया सर। आप सोच के देखो, दिल्ली की हम बात करें, दिल्ली में यमुना जो है इतनी ज़्यादा पॉल्यूटेड क्यों है सर? क्योंकि जितना भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जितना भी हाउसहोल्ड वेस्ट है, सारा कहाँ डंप किया जाता है सर? वो यमुना में डंप किया जाता है सर। क्लियर हुआ? तो ये सारी चीज़ें जो है आपको आई होप क्लियर हो गई होंगी। तो आप देखोगे कि वाटर की हम बात करें, वाटर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुका है ना? और ज्यादा पॉल्यूटेड हो जाता है कैसे सर? जब आप देखोगे वाटर और ज्यादा पॉल्यूटेड हो जाता है, जब ये सारी जो सब्सटेंसेस हैं, इनकी जो क्वांटिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इससे क्या होगा? इससे आप देखोगे वाटर और ज्यादा पॉल्यूट हो जाएगा सर। क्लियर हुआ ना? क्लियर हुआ? चलिए ठीक है। फिर आप देखोगे कि ये वाटर इतना ज्यादा पॉल्यूट हो जाता है कि एक तरीके से आप देखोगे ये अनसूटेबल हो जाता है ह्यूमन यूज के सर। और एक तरीके से आप देखोगे कि जो वाटर की सेल्फ प्यूरिफाइंग कैपेसिटी जो है वो भी बहुत ज्यादा डिक्लाइन होती है। मैंने बोला ना कि एक हद तक वो अपने आप को साफ कर सकता है, एक हद के बाद फिर क्या, फिर वो अपने आप को साफ नहीं कर पाएगा सर। क्लियर हुआ? चलिए आगे हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, आगे हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा और थोड़ा जानते हैं भाई वाटर पॉल्यूशन क्या कैसे होता है। तो हमें बोला गया है वाटर पॉल्यूशन के बेसिकली आपको दो सोर्सेज देखने को मिलते हैं, एक तो आपका नेचुरल होता है, दूसरा आपका ह्यूमन। नेचुरल सोर्सेज की हम बात करें तो आप देखोगे आप कई बार सॉइल इरोजन हो जाता है, लैंडस्लाइड्स हो जाती है ना? अलग अलग आप देखते हो ना, जो जानवर होते हैं, पेड़ वगैरह जो होते हैं, वो पानी बॉडीज में गिर जाते हैं। जानवरों की हम बात करें, कोई जानवर मर गया लेट्स से, है ना, कोई लिविंग बीइंग जो है वो मर गया मान के चलो, तो वो एक तरीके से धीरे धीरे डिके होता रहता है, डिकम्पोज होता रहता है। कोई पेड़ गिर गया पानी के अंदर, तो ये सब क्या है सर? ये नेचुरल चीजें हैं। इससे एक तरीके से पानी इंप्योर होता है, बट हाँ, क्योंकि मैंने बोला पानी की खुद की सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी होती है, तो पानी उसको अपने आप को टैकल कर लेता है। लेकिन दिक्कत यहां से शुरू होती है सर, यहां से दिक्कत शुरू होती है। ये सारे हमारे नेचुरल सोर्सेज है पॉल्यूटेंट्स के, ये एक तरीके से रिवर को पॉल्यूट तो करते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे रिवर उसको खुद प्यूरिफाई कर देती है। लेकिन यहां पे बात की जा रही है ह्यूमंस की। ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो आप देखोगे ह्यूमंस ने क्या किया भाई, ह्यूमंस ने भाई अति मचा के रख दी भाई। आप देखोगे अलग अलग इंडस्ट्रीज लगा दी, हमने एग्रीकल्चर भी किया सर, हमने अलग अलग कल्चरल एक्टिविटीज भी की। पूजा पाठ जब करते हैं आप देखोगे, पूजा पाठ या फिर कोई भी आप सैक्रेड प्लेस की हम बात करें, वहां पर आप देखना, वहां पे आपको सबसे ज्यादा गंदगी मिलेगी। आप जैसे बनारस जाओ, बनारस में आपको देखना देखना वहां पे जो लोग आते हैं कितनी ज्यादा बदतमीजी करते हैं। वहां पे चलो अच्छी बात है, बहुत प्यारी जगह है वो बनारस, वहां पर जाके कितनी गंदगी करेंगे। वहां पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है गंदगी की, वहां पे आपको सड़कों पे गंदगी मिल जाएगी। फिर वहां पर आप जब जाओगे गंगा जी के पास में, तो वहां पे आप देखोगे कि वहां पे आपको और ज्यादा गंदगी मिलती है। वहां पे कोई भी किसी ने कुछ खाया फेंक दिया सर, तो वो सबसे बड़ी दिक्कत है सर। क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग आते हैं और उनमें एक तरीके से 1% का भी सिविक सेंस नहीं होता, और वहां पे गंदगी करते हैं जाके। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत सारी जो फैक्टर्स हैं ह्यूमन, अगर मैं ह्यूमन सोर्सेज की बात करूं, तो ह्यूमन सोर्सेज में सबसे पहले सबसे जो मेन कल्प्रिट है वो है इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री, इसके बाद आप देखोगे एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में कैसे होता है सर वाटर पॉल्यूशन? एग्रीकल्चर में कैसे होता है? तो आप देखोगे हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, पेस्टिसाइड्स का, इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। ये भी कहीं ना कहीं केमिकल से बने होते हैं। फिर हम क्या करते हैं, पूरे, है ना, फार्म को इरिगेट करते हैं, पानी देते हैं उसको। फिर ये पानी क्या होता है, ये जो केमिकल वाला, ये जो केमिकल तुमने फेंका है, पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड छिड़का है पूरे खेत में, तो इससे क्या होगा सर? इससे एक तरीके से एट द एंड पानी में जाके मिल जाएगा, और कहीं ना कहीं ये पानी हमारे ग्राउंड लेवल में जाकर फिर से पानी को, जो हमारे ग्राउंड लेवल का पानी है, ग्राउंड वाटर की हम बात करें, उस पानी को भी ये पॉल्यूट करता है। तो समझो हर चीज जुड़ी हुई है सर। अगर आप एक चीज को पॉल्यूट कर रहे हो तो दूसरी चीज बच ही नहीं सकती। क्लियर हुआ ना? तो ये सारी चीजें हो गई सर। क्लियर हुआ? चलिए तो इन सारी चीजों से आप देखोगे ह्यूमंस ने क्या किया, ह्यूमंस ने एक तरीके से पानी को बहुत ज्यादा पॉल्यूट किया है। आप देखोगे कि जो वाटर, देखो नेचुरल कॉस्ट को तो थोड़ा साइड में रखते हैं, नेचुरल कॉस्ट तो बहुत पहले से है सर, है ना? नेचुरल कॉस्ट तो भाई आप रोक नहीं सकते, है ना? नेचुरल कॉस्ट कैसे रोक सकते हो आप? लेकिन अगर हम बात करें हम अपनी बात करें सर, है ना, हम ह्यूमन एक्टिविटीज की बात करें, यानी कि जो भी वाटर पॉल्यूशन ह्यूमन बींग्स ने किया है, ह्यूमंस के थ्रू किया गया है, ये सबसे बड़ा मेजर इशू है। क्यों? क्योंकि हमने बहुत ज्यादा कर दिया है सर। नेचुरल पॉल्यूशन जो है, नेचुरल जो सोर्स है, वो इतना ज्यादा पॉल्यूशन नहीं करता सर, वो एक तरीके से बैलेंस में करता है सर।
लेकिन हम इंसानों ने क्या किया, पिछले 50-100 सालों में हमने वो करके दिखाया है जो पिछले 2000 साल में इंसान नहीं कर पाया, पिछले 20-30 हजार साल में इंसान नहीं कर पाया, वो हमने पिछले 50-100 साल में करके दिखा दिया भाई। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि हम बहुत ज्यादा ग्रीडी हो गए सर, हमें ये भी चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए, और इसके लिए आप देखोगे हमने अपने रिसोर्सेज का क्या करना शुरू कर दिया, हमने अपने रिसोर्सेज को बर्बाद करना शुरू कर दिया सर। फिर आप देखोगे, चलिए अब हम एक इंपॉर्टेंट चीज की बात कर लेते हैं, सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन। अब समझो हमारे देश की हम बात करें तो आप थोड़ा सा बात करेंगे हम, ये हमारी नॉर्थ, जो हमारे नॉर्थ रिवर्स है, नदर्न रिवर्स, जो जिनको हम हिमालयन रिवर्स भी बोलते हैं। हिमालयन रिवर्स की हम बात करें तो मेनली 3 रिवर्स आती है हमारी, इंदस नदी आती है, इंदस रिवर आती है, बट इंदस रिवर का मैक्सिमम जो पार्ट है वो पाकिस्तान की तरफ जाता है, लेकिन कुछ पार्ट इंडिया में भी बहता है। उसके अलावा आप देखोगे गंगा, गंगा हमारी मेजर रिवर है, जो एक प्रॉपर तरीके से यूपी वाला वो पूरा पार्ट है हमारा, बिहार वाला, यूपी वाला और पूरा वेस्ट बंगाल वाला पार्ट है, इसको अकोमोडेट करती है। ठीक है सर, इसके अलावा आप देखोगे ब्रह्मपुत्र है, जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को अकोमोडेट करती है। ठीक है ना, आप देखो अब इन 3 रिवर्स की हम बात कर लेते हैं, और आप देखोगे थोड़ा सा हम पहले बात करेंगे गंगा के बारे में और हम यमुना के बारे में, क्योंकि मेन जो पॉल्यूशन है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र इतनी ज्यादा पॉल्यूटेड नहीं है, क्योंकि वो आधा तो उसका आधे से आधा तो पार्ट है वो तो तिब्बत साइड ही बहता है। ठीक है ना, उसके बाद जो नॉर्थ ईस्ट में है वहां पे भी इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं दिखती, प्रॉब्लम होती है भाई गंगा वाले में। गंगा वाले की पार्ट की हम बात करें तो आप देखोगे उत्तराखंड में ऋषिकेश के बाद गंगा जब प्लेन्स में आती है ना, तो प्लेन्स में आने के बाद आप देखोगे मेजर इश्यू शुरू होता है, जब गंगा हमारी यूपी वाले पार्ट में आ जाती है, जब यमुना जी हमारे पूरे प्लेन्स में आती है, यमुना जी यमुनोत्री से जो निकलती है, यमुना जी अब यूपी वाले इधर सॉरी यूपी वाले पार्ट में आएंगे, इसके बाद आप देखोगे ये जो हमारा ये दिल्ली वाला पार्ट क्रॉस करती है, कानपुर वाला जो पार्ट है उसको क्रॉस किया, तो आप देखोगे कि यहां पर आपको बहुत ज्यादा पॉल्यूशन दिखेगा, जहां जहां गंगा जी या फिर यमुना जी उन शहरों से होके जाएंगी जहां पर इंडस्ट्रीज लगी हुई है, जहां पर बहुत सारे लोग रह रहे हैं, पॉपुलेशन बहुत है, वहां वहां आपको पॉल्यूशन बहुत देखने को मिलेगा। आप देखोगे जो भी हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट है, अगर मैं इंडस्ट्रियल वेस्ट की बात करूं, है ना, तो जो भी इंडस्ट्रीज में जो बचा कुचा कचरा जो होता है, जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है ना, जो बहुत ज्यादा एक तरीके से हार्मफुल होता है, इसकी हम बात करें, वो कहां फेंका जाता है, सबका सब, है ना, जैसे मैं पॉइजनस गैस की बात करूं, है ना, वेस्ट वाटर की बात करूं, जो गंदा पानी होता है उसको बिना रिसाइकिल करके नदी में छोड़ दिया जाता है। इसके अलावा आप देखोगे केमिकल, जो हमारे केमिकल वेस्ट जो होता है, रेसिडुअल का मतलब क्या होता है, रेसिडुअल का मतलब होता है केमिकल वेस्ट, है ना, सॉरी वेस्ट वेस्ट, है ना, तो केमिकल रेसिडुअल का मतलब क्या हुआ, केमिकल वेस्ट, तो केमिकल वेस्ट हो गया हमारा, है ना, और अलग अलग जो हैवी मेटल्स होते हैं, डस्ट, स्मोक, है ना, ये सब जो एक तरीके से आप देखोगे कहां डिस्पोज कर देते हैं हम, जो हमारा रनिंग वाटर होता है वहां पर, है ना, तो आप देखोगे ये सारी चीजें करते हैं, जो रनिंग वाटर है हमारा, लेक्स है, रिजर्वायर है, हमारे पॉन्ड्स हैं, वाटर बॉडीज है, अलग अलग वाटर बॉडीज है, उनमें हम जो है डंप कर देते हैं सर, और इससे क्या हो रहा है, इससे एक तरीके से पूरे उन वाटर बॉडीज का जो पूरा बायो सिस्टम है ना, बायो सिस्टम जो है पूरा, जैसे हमारे यहाँ पर पूरा इकोसिस्टम बोलते हैं ना, हाँ, तो आप देखोगे पूरे, अगर हम अंदर बात करें, अंदर जो भी जलीय जीवन है, जो भी पानी के अंदर जीवन पनप रहा है सर, उन सबको जो है नष्ट कर रही है चीजें। क्लियर हुआ ना, ये सारी जो चीजें हैं कहीं ना कहीं पानी के अंदर जो एक पूरा ये इकोसिस्टम बना हुआ है, उसको जो है कहीं ना कहीं ये डिस्ट्रॉय कर रही है। क्लियर हुआ ना, चलिए अब यहाँ पे बोला गया है जो मेजर कल्प्रिट्स है, यानी कि कौन कर रहा है सर ये, तो आप देखोगे जो पूरे लेदर इंडस्ट्री की हम बात करें, पल्प इंडस्ट्री हो गई, पेपर इंडस्ट्री हो गई, केमिकल इंडस्ट्रीज हो गई, ये एक तरीके से मेजर कल्प्रिट माने गए। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रिवर्स को पॉल्यूट कर रहे हैं सर, बहुत ज्यादा रिवर्स को, है ना। आप देखोगे अलग अलग तरह के जो केमिकल्स हैं, है ना, जैसे मैं इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की बात करूं, पेस्टिसाइड्स की बात करूं, है ना, आप देखोगे, है ना, जैसे मैं हर्बिसाइड्स की बात करूं, जैसे हम क्या करते हैं, हम एक तरीके से आप देखोगे कि हम क्रॉप को अच्छे से, है ना, प्रोडक्शन के लिए क्रॉप अच्छे से उग जाए, अच्छे से कोई दिक्कत ना आए, तो आप देखोगे हम बहुत सारे केमिकल्स का यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स की हम बात करें, तो जिससे क्या होता है, जिससे एक तरीके से आप देखोगे हमें प्रोडक्शन अच्छा खासा मिल जाता है, कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे, जब जो प्रॉपर तरीके से खरपतवार जो होती है उसको हम प्रॉपर तरीके से टैकल कर देंगे, तो इससे क्या होगा, इससे एक तरीके से आप देखोगे कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, और इससे क्या होगा, इससे एक तरीके से प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। तो कहीं ना कहीं ये सब करने के लिए हमने क्या किया, हमने अलग अलग केमिकल्स का यूज किया, जब केमिकल्स का यूज किया, इसने कहीं ना कहीं क्या किया है सर, इसने कहीं ना कहीं हमारे जो ग्राउंड वाटर बॉडीज है, ग्राउंड वाटर की हम बात करें, उनको जो है बहुत ज्यादा पॉल्यूट किया है सर। अगर मैं सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन की बात करूं, गंगा की, यमुना की, तो आप देखोगे आपको अलग अलग सोर्सेज दिखाई देते हैं सर। जैसे मैं बात करूं किसकी सर, गंगा की, गंगा की हम बात करें तो जो हमारे यूपी वाला, बिहार और वेस्ट बंगाल वाला पार्ट है, यहां पर अच्छा खासा पॉल्यूशन मिलता है। जैसे आप देखोगे कि प्रॉपर जो हमारा कानपुर वाला पार्ट है, डाउन स्ट्रीम ऑफ कानपुर की हम बात करें, है ना, फिर आप देखोगे जब ये कानपुर से होती जाती है, प्लस फिर ये बनारस से होती जाती है, फिर आप देखोगे बंगाल में फरक्का बैराज आप देखोगे, वहां से आप देखोगे जो गंगा रिवर है दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक तरीके से आप देखोगे कि एक तो हुगली भागीरथी वाला पार्ट निकल जाता है, और जो हमारे गंगा वाला पार्ट है वो चला जाता है हमारा बांग्लादेश में, फिर उधर जाके ब्रह्मपुत्र में मिल जाता है। तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए आपको, ठीक है ना। तो ये फरक्का बैराज वाला पार्ट है, यहाँ पर बहुत आपको पॉल्यूशन मिलेगा। अच्छा, नेचर ऑफ पॉल्यूशन की हम बात करें तो आप देखोगे यहाँ पर आपको अलग अलग पॉल्यूशन देखने को मिलता है। आपको इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन देखने को मिलेगा यहाँ पर कानपुर की साइड में, फिर आपको बहुत ज्यादा डोमेस्टिक वेस्ट कहाँ देखने को मिलता है, तो जो अर्बन साइड है यहाँ पर अच्छा खासा डोमेस्टिक वेस्ट देखने को मिलता है। प्लस फिर आप देखोगे कि जो बहुत सारे जो हमारे कार गैसेस होते हैं, अच्छा कार गैसेस की हम बात करें, कार गैसेस क्या होते हैं, तो आप देखोगे कि जो
जैसे होता है ना बॉडीज वगैरह, डेड बॉडीज वगैरह जो होती हैं उनको हम रिवर्स में डंप कर देते हैं, उनको हम कार कैसेस बोल देते हैं, चल कार कैसेस बोल देते हैं। तो आई होप आपको कार कैसेस का मतलब समझ में आ गया होगा। तो ये भी एक तरीके से है ना वन ऑफ द फैक्टर है। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की हम बात करें तो हमारा इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन और एक तरीके से आप देखोगे डोमेस्टिक वेस्ट, है ना। और ये तो खैर बहुत पहले से चला आ रहा है। एक तरीके से आप देखोगे जानवर कहीं घूम रहा है तो मर मरा गया तो नदी में बह गया वो, है ना, तो वो भी एक तरीके से डेड बॉडी हो जाएगी। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम कार कैसेस बोल देते हैं। क्लियर हुआ, चलिए बहुत ही बढ़िया। अच्छा, मेन पॉल्यूटर्स की हम बात करें तो उसमें कानपुर आ जाता है हमारा, इलाहाबाद आ जाता है, बनारस आ जाता है, पटना आ जाता है, कलकत्ता आ जाता है। ये सब क्या करते हैं, ये सब इंडस्ट्रियल वेस्ट और डोमेस्टिक वेस्ट दोनों को रिलीज करते हैं। इसके अलावा अगर मैं यमुना की बात करूं, यमुना कौन सी बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है, तो यमुना जो हमारी दिल्ली वाली है, दिल्ली वाला पार्ट हो गया हमारा और यूपी वाला पार्ट हो गया। यहां पर आप देखोगे बहुत ज्यादा ही पॉल्यूटेड है यमुना, है ना, यमुना बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है। तो आप देखोगे कि ये एक तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो पूरा चंबल वाला कॉन्फ्लुएंस है, जहां पे दिल्ली है ना, दिल्ली टू पूरा जो है ना चंबल वाला जो पार्ट है, जहां पर चंबल में जाके मिलती है ना, क्लियर हुआ, ये वाला पार्ट की हम बात करें। फिर आप देखोगे हमारा जो पूरा मथुरा और आगरा वाला पार्ट है, यहां पर यमुना जी बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है। इसके अलावा आप देखोगे कि पॉल्यूटेंट के जो हमारे नेचर है वो कैसे है, तो आप देखोगे कि बहुत सारा जो एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर बाय है ना हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश फॉर इरिगेशन, इसकी हम बात करें तो पानी बहुत ज्यादा डाइवर्ट हो जाता है उधर साइड। तो एक तरीके से आप देखोगे कि ये भी एक तरीके से यहां पर बताया गया नेचर ऑफ पॉल्यूशन का, है ना। हमने क्या किया, हमने एक तरीके से आप देखोगे हरियाणा में और जो उत्तर प्रदेश में बहुत सारा जो रीजन है वहां पर इरिगेशन पर्पस के लिए जो है हमने इस पानी को यूज किया है। और कहीं ना कहीं इरिगेशन के लिए हम यूज कर रहे हैं, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये एक अलग मैटर हो गया, जिससे हमारा ग्राउंड वाटर भी पॉल्यूट हो रहा है। क्योंकि आप देखोगे इरिगेशन में आप देखोगे हम बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं सर, तो उससे आप देखोगे कहीं ना कहीं यहां पर ये पानी हमने बर्बाद कर दिया। उसके अलावा आप देखोगे कि जो एग्रीकल्चर रन ऑफ होता है, आप देखोगे इससे क्या होता है, इससे आप देखोगे बहुत सारे जो हमारे माइक्रो पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो एक तरीके से यमुना में आ जाते हैं। यानी कि हुआ क्या कि जो एग्रीकल्चर का जो पानी है सर, वो इधर उधर जब रन ऑफ हो जाता है, बह जाता है, वो कहां जाता है, सीधा वो सीधा जाता है हमारे नदियों में सर, है ना। तो यहां पे वही लिखा हुआ है एग्रीकल्चर रन ऑफ रिजल्टिंग इन हाई लेवल ऑफ माइक्रो पॉल्यूटेंट्स। अब सर ये एग्रीकल्चर वाटर में क्या हो गया, क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत सारे केमिकल्स वगैरह का यूज कर दिया है सर। अब उसमें केमिकल्स जो पेस्टिसाइड जो भी अलग अलग केमिकल्स जो भी हमने यूरिया यूज किया, जो भी पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स यूज किए हैं, वो कहीं ना कहीं इसमें भी बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एक तरीके से पानी को पॉल्यूट करते हैं। क्लियर हुआ, ये सारी चीजें हो गई सर। फिर आप देखोगे डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट आ जाता है इसमें। तो ये सारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल वेस्ट की हम बात करें तो ये दिल्ली में बहुत ज्यादा, दिल्ली की हम बात करें, दिल्ली में जो यमुना जी के गंदे होने का रीजन है वो यही है कि ये जो वेस्ट है हमारा, डोमेस्टिक की हम बात करें चाहे इंडस्ट्रियल वेस्ट की बात करें, सारा कहां डंप किया जाता है, तो ये एक तरीके से यमुना जी में डंप कर दिया जाता है सर। ठीक है, एक ऐसा देश हमारा भारत जहां पर एक तरीके से नदियों को है ना एक तरीके से सेक्रेड माना जाता है, गंगा माता, यमुना मैया, तो ये आप समझो थोड़ा सा कि हम इतना सेक्रेड मानते हैं, बट स्टिल आप देखते हो ना, स्टिल हम अपनी नदियों को बचा नहीं पाए, हम अपनी रिवर्स को बचा नहीं पाए। ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलिए आप देखोगे यहाँ पे मेन जो पॉल्यूटर है वो हमारा दिल्ली है। दिल्ली में आप देखोगे जो हमारा डोमेस्टिक वेस्ट है सारा कहाँ जाता है सर, वो यमुना जी में जाता है सर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा आगे मैं बात करूं, आगे मैं बात कर लेता हूं वाटर पॉल्यूशन के बारे में। आप देखोगे कि ये सारे जो जैसे हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, हाँ यहाँ पे बात की जा रही थी, है ना, इसकी बात की जा रही थी, ये सारे जो ये एक तरीके से हमारे जो जितने भी सब्सटेंसेस हैं इनकी बात की जा रही थी। और यहाँ पे बोला जा रहा था कि ये सारे जो केमिकल जो है, ये सारे जो सब्सटेंसेस हैं कहीं ना कहीं क्या करते हैं, वो हमारे सरफेस वाटर को एक तरीके से गंदा करते हैं। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया था, क्लियर हुआ ना। चलिए फिर इसके अलावा बोला जा रहा है यहाँ पर ना सिर्फ सरफेस वाटर को गंदा किया जाता है, बल्कि आप देखोगे ये सारे जो है ना डेंजरस सब्सटेंसेस जो होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस जो होते हैं, एक तरीके से क्या करते हैं सर, यही एक तरीके से आप देखोगे ग्राउंड वाटर में इनफिल्ट्रेट हो जाते हैं, है ना, सॉइल के थ्रू। सॉइल जो है, सॉइल से नीचे पर्कुलेट कर जाते हैं, यही जो पानी है नीचे पर्कुलेट कर जाएगा। और पानी कैसा हो गया, पानी क्योंकि वो गंदा है सर, पानी वो गंदा है सर, उसमें केमिकल मिला हुआ है, तो यही क्या होगा, यही आप देखोगे नीचे हमारा जो ग्राउंड वाटर है उसको भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है ना। क्यों, क्योंकि ये जो हम फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स में क्या होता है, हैवी अमाउंट ऑफ नाइट्रेट्स होते हैं। और ये नाइट्रेट्स जो होते हैं वो एक तरीके से पानी को बहुत ज्यादा, एक तरीके से बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंस है नाइट्रेट्स की हम बात करें। और ये नाइट्रेट जो होता है एक तरीके से वाटर को बहुत ज्यादा जो है क्या करता है, बहुत ज्यादा पॉल्यूट करता है। आई होप आपको इतनी चीजें जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। क्लियर हुआ ना। चलिए इसके अलावा आप देखोगे एक और चीज है जो जो वाटर को बहुत ज्यादा पॉल्यूट करती है, वो है हमारी कल्चरल एक्टिविटीज। अच्छा, ये पूजा पाठ की बात की जा रही है। आप देखोगे जो भी रिलीजियस फेयर होते हैं सर, है ना, जो भी हम बात करें जो रिलीजियस टूरिज्म है, जैसे हम बनारस जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, है ना, इनकी हम बात करें तो यहां पर प्रॉब्लम आती है सिविक सेंस की। अब यहां पे होता क्या कि भैया जो भी कुछ हुआ, बहुत सारे तुम है ना, आप बहुत सारे रिचुअल्स के नाम पर आप रिवर्स को गंदा नहीं कर सकते सर, है ना, लिखा रहता है ना कि रिवर्स को गंदा नहीं करना, लेकिन लोग नहीं मानते। पर लोगों की श्रद्धा ऐसी है कि वो उस श्रद्धा में इतने अंधे हो चुके हैं कि भाई अपने रिवर्स को गंदा कर रहे हैं। तो कल्चरल जो कल्प्रिट्स हैं ये भी बहुत ज्यादा है, एक तरीके से कल्चरल एक्टिविटीज है, उनसे भी आप देखोगे हमारी रिवर जो बहुत ज्यादा पॉल्यूट हो रही है सर। आप देखोगे हमारे इंडिया में ऑलमोस्ट जितनी भी हमारे सरफेस वाटर सोर्सेज हैं, जितनी भी सरफेस वाटर बॉडीज हैं, जितनी भी ऑलमोस्ट आप देखोगे वो सारी की सारी कंटेमिनेटेड है। और आप देखोगे ये अनफिट है
ह्यूमन यूज के लिए, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, ह्यूमन यूज के लिए ये सारी की सारी जो वाटर बॉडीज हैं ये बहुत ही ज्यादा क्या है सर, अनफिट है सर। आई होप आपको इतनी चीजें जो है वो बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होंगी। क्लियर हो गई है, पक्की बात है, चलिए बहुत ही बेहतरीन। चलिए आगे मैं बढ़ लेता हूं, आगे मैं बात कर लेते हैं वाटर पॉल्यूशन में थोड़ा सा। अब ये जो पॉल्यूटेड वाटर जो है ये एक तरीके से बोला जा रहा है कि ह्यूमंस के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है सर, ह्यूमन हेल्थ के लिए सर। और आप देखोगे इससे होता क्या है, इससे बहुत सारी जो बीमारियां हैं, बहुत सारी जो वाटर बोर्न डिसीज, वाटर बोर्न डिसीज का मतलब क्या होता है, ये वो डिसीज होती है जो पानी से होती है। तो वाटर बोर्न डिसीज के बारे में बात करें, जैसे मैं डायरिया के बारे में बात करूं, है ना, पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, इंटेस्टाइनल जो वॉर्म होते हैं, है ना, इंटेस्टिनल वॉर्म्स की बात करें, हेपेटाइटिस की हम बात करें, तो ये सारी क्या है सर, ये सारे जो है एक तरीके से वाटर बोर्न डिसीज हैं। आप देखोगे जब अगर मैं डब्ल्यूएचओ की बात करूं तो डब्ल्यूएचओ ने एक डेटा शो किया है और उन्होंने बताया, आई एम रियली सॉरी मैंने लास्ट थोड़ी देर पहले मैंने 1/3 बोल दिया था, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो 1/4 जो हमारे कम्युनिकेबल डिसीज, जो यानी कि एक तरीके से एक से दूसरे इंसान में फैलते हैं, है ना, उसको हम कम्युनिकेबल डिसीज बोलते हैं। तो 1/4 जो कम्युनिकेबल डिसीज जो है वो इंडिया में जो होते हैं वो वाटर बोर्न डिसीज है। क्या है सर, वाटर बोर्न डिसीज है। क्लियर हुआ। तो एक तरीके से आप देखोगे कि हमारे इंडिया में जो भी 1/4 बीमारियां हो रही हैं वो जो कम्युनिकेबल यानी कि एक तरीके से आप देखोगे एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है, वो क्या है सर, वो वाटर बोर्न डिसीजेज हैं। क्लियर हुआ ना, चलिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया। आगे हम बात कर लेते हैं। अब देखो हमारा वाटर पॉल्यूशन वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, तो सर अब हम बात कर लेते हैं एयर पॉल्यूशन के बारे में। एयर पॉल्यूशन की हम बात करें तो बस वही बात है, कैसे हमने अभी वाटर में क्या किया था, वाटर में अलग अलग जो हार्मफुल सब्सटेंसेज हैं, अब यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, यहां पर हम अपनी हवा के बारे में बात कर रहे हैं। और आप देखोगे हवा में क्या सर, तो लार्ज प्रोपोर्शन में आपको बहुत ज्यादा कंटेमिनेट्स देखने को मिल रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा डस्ट देखने को मिल रही है सर, जो धूल मिट्टी जो उड़ती है, बहुत सारे जो फ्यूम्स हैं वो देखने को मिलते हैं। फ्यूम्स क्या होती हैं, तो जो भी अलग अलग सब्सटेंसेज जो होते हैं इनको जब जलाया जाता है तो जलाने के बाद जो एक तरीके से धुआं निकलता है, उससे बदबू वगैरह आती है, उसको हम फ्यूम्स बोल देते हैं। फ्यूम्स हो गया सर, है ना, फॉग हो गया सर। फिर इसके बाद हम बात करें ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है गंदी जो बदबू आती है आपको, है ना, इन सब से ये जो सब्सटेंसेस जलते हैं उससे जो गंदी बदबू बदबू रिलीज होती है उसको ऑर्डर बोल देते हैं। फिर आप देखोगे स्मोक जैसी सिचुएशन हो जाती है सर, है ना, इंडस्ट्री से धुआं निकलता है भाई, चिमनी होती है बड़ी बड़ी, उनसे धुआं निकल रहा है, बड़ा बड़ा स्मोक निकलता है। आजकल तो पता ही नहीं चलता कि भाई ये कोहरा है या फिर क्या है सर, है ना। फॉग भी हम बात करें तो इंडस्ट्रियल फॉग होता है, ये वैसा वाला फॉग नहीं है जो सर्दियों में होता है, ये इंडस्ट्रियल फॉग होता है, जो कि एक तरीके से इंडस्ट्री से जो स्मोक निकलता है उससे क्रिएट हो जाता है सर, है ना। फिर आप देखोगे जो हमारे, है ना, जो पानी में जो वेपर्स होते हैं एक तरीके से, स्मोक, अब देखो स्मोक से दिक्कत नहीं होती, दिक्कत क्या होती है, अब सॉरी सॉरी स्मोक से नहीं, वेपर से कोई दिक्कत नहीं होती। आप देखोगे हमारे एयर में क्या होता है, वाटर वेपर्स होते हैं। अब दिक्कत ये होती है कि ये जो इंडस्ट्रियल ये जो स्मोक है ये एक तरीके से एयर में जाती है, और कहीं ना कहीं ये जो वाटर होता है, आपने सुना होगा कि ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई जो होता है, अब ये जो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई जो है एक बहुत ज्यादा, ये क्या है, ये पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स हैं सर, और कहीं ना कहीं वाटर वेपर जो होता है इन पे जाके लग जाता है। क्लियर बात, यानी कि आप देखोगे कि जो फॉग क्रिएट हो रहा है ना सर, वो एक तरीके से बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है सर। क्यों, क्योंकि जो वाटर वेपर है जो हवा में है, जो हवा में है उस पर क्या लगा हुआ है, उसकी चारों तरफ क्या लगा हुआ है ना, उस वाटर वेपर की हम बात करें तो आप देखोगे उसने एक तरीके से किसको लपेटा हुआ है सर, तो जो पॉल्यूटेंट्स हैं, जो जिसको हम हाइग्रोस्कोपिक बोल रहे हैं, जो पॉल्यूटेंट्स हैं, आप देखोगे ये पॉल्यूटेंट्स हैं। अब होता क्या है, जो हमारे वाटर वेपर होते हैं ना उनको एक तरीके से बेस चाहिए होता है, तो हवा में जो बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स हैं, ये देखो बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स हैं हवा में। क्लियर हुआ ना, हाँ बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स हैं। अब एक तरीके से ये किसका काम करेंगे, ये हाइग्रोस्कोपिक का काम करेंगे, तो आप देखोगे पानी जो है यहाँ पे लिपट जाएगा, पूरा पानी जो है इसके ऊपर आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं जब तुम सांस लोगे तुम्हें लग रहा है ये क्या है सर, ये बढ़िया सा एकदम फॉग है, लेकिन एक्चुअल में वो क्या है, फॉग नहीं है सर, वो स्मोकी फॉग है सर, है ना। वो एक तरीके से आपके हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। तभी बोलते हैं कि जब दिल्ली में बोल रखा है, दिल्ली में प्रॉपर तरीके से आप देखोगे बोला गया है कि सुबह के टाइम पर बाहर ना जाएं और रात के टाइम पर बाहर ना जाएं। क्यों, क्योंकि वो स्मोक बहुत ज्यादा हो जाता है। अब वो स्मोक है उसमें क्या है, उसमें एक तरीके से आप देखोगे उसमें बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स भी हैं, तो इसलिए आप देखोगे दिल्ली में बाहर निकलने से मना करते हैं रात के टाइम पर और सुबह सुबह। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, चलिए बहुत अच्छी बात है। आप देखोगे और कहीं ना कहीं ये एक तरीके से हवा में रहते हैं काफी टाइम तक, बहुत लंबे समय तक रहते हैं भाई, और एक तरीके से एयर को पॉल्यूट करते हैं, और कहीं ना कहीं आप देखोगे हमारा जो फ्लोरा है, हमारा फौना जो है, यानी कि एनिमल्स के लिए और प्लांट्स के लिए ये बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ना, चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप देखोगे कि यहां पे बोला गया है कि हमने क्या किया है, कि हमने बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन किया सर, बहुत सारा जो पॉइजनस गैसेस है, जो जहरीली गैसेस है, इनका हमने जो है एक तरीके से एमिशन किया है सर, बहुत सारी जो कार्बन एमिशन तो हमने बहुत ज्यादा ही कर दिया है सर। और इससे आप देखोगे कहीं ना कहीं, है ना, ये डे टू डे इंक्रीज भी होता जा रहा है हमारे एटमोस्फियर में, काफी इंक्रीज होता जा रहा है। और हम क्यों इंक्रीज हो रहा है सर, क्यों इंक्रीज हो रहा है, ये जो जहरीली हवा जो बन चुकी है, कहीं ना कहीं हमने फ्यूल्स को बहुत ज्यादा ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया एनर्जी के लिए।
है ना, आप देखोगे जो अलग अलग इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं, अलग अलग सेक्टर्स की हम बात करें, वेदर इट इज, है ना, इंडस्ट्रियल सेक्टर, है ना, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो आप देखोगे, है ना, कंस्ट्रक्शन सेक्टर की हम बात करें, अलग अलग सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां पर आपको जो है एक तरीके से, है ना, ये सारी जो एनर्जी है, सारी जो फ्यूल्स है, इनका इस्तेमाल होते हुए दिखाई देगा। इससे क्या होता है, इससे आप देखोगे और ज्यादा जो है हम क्या कर रहे हैं, अपनी एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे ये जो एमिशन हुआ है हमारी पॉइजनस गैसेस का, उसमें आप देखोगे जो अलग अलग सेक्टर्स हैं ये सारे कल्प्रिट्स हैं, और इसमें भी इंडस्ट्रीज आ जाती है हमारी। नंबर 1 पे कौन है सर, इंडस्ट्रीज है सर, ठीक है सर। आप देखोगे अगर मैं मेन सोर्स की बात करूं, एयर पॉल्यूशन का जो मेन सोर्स है वो क्या है सर, मेन सोर्स ऑफ जो एयर पॉल्यूशन है यहां पे बताया जा रहा है कि जब हम, है ना, फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं सर, जब हम फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं, है ना, कंबंशन जब होता है, तो जब कंबंशन होता है तो उसके बाद देखोगे फॉसिल फ्यूल्स का, तो इससे सबसे ज्यादा क्या क्रिएट होता है, पॉल्यूशन क्रिएट होता है। इसके बाद आप देखोगे माइनिंग की हम बात करें, इसके अलावा आप देखोगे इंडस्ट्रीज की हम बात करें, है ना, तो ये तीन जो है मेजर कल्प्रिट्स हैं अगर मैं बात करूं किसकी, एयर पॉल्यूशन की, ठीक है सर। आप देखोगे कि अब यहां पर होता क्या है सर, ऐसा क्या हो रहा है सर, ऐसा हमारी जो हवा है इसमें क्या है सर, हवा में हमारी ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इसके अलावा क्या है सर, आप देखोगे कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि बहुत ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। आपने देख सुना होगा पीएम 2.5, PM10। तो पीएम 2.5 क्या होता है, तो आप देखोगे तो पीएम 2.5 होता है कि हमारे 2.2, ये 2.5 मिलीमीटर के जो हमारे कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं सर, इसको हम बोलते हैं परमुलेट मैटर्स बोलते हैं सर। अब ये क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो ये हमारे सीधे हमारे ब्लड्स में, हमारे लंग्स में चले जाते हैं, और कहीं ना कहीं कुछ भी बीमारी कर सकते हैं, हार्ट अटैक, लंग कैंसर, है ना, अलग अलग जो लंग डिसीजेज होती हैं इनकी हम बात करें, तो कहीं ना कहीं बहुत डेंजरस होता है। और आप देखोगे कि आपके हवा में क्या क्या मौजूद होता है, तो आप देखोगे सल्फर मौजूद है, सल्फर ऑक्साइड की हम बात करें, नाइट्रोजन की बात करें, हम हाइड्रोकार्बन की बात करें, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, है ना, ये अलग अलग जो है ना, लेड, है ना, एब्स्टर्स की हम बात करें, एस्बेटोस, है ना, एस्बेटोस, सॉरी, है ना, एस्बेटोस की हम बात करें, ये भी एक तरीके से सब्सटेंसेस होते होंगे हवा में जो भी होते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये क्या कर रहे हैं सर, एक तरीके से आप देखोगे कहीं ना कहीं हमारी हवा को जो है पॉल्यूट कर रहे हैं सर, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है कि ये सारी जो गैसेज हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हार्मफुल होती होंगी हमारे हेल्थ के लिए, ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलिए, अच्छा, एक चीज जो है ना आपको नहीं बता पाई, जो अक्सर पूछ ली जाती है, ये सीयूईटी पर्पस के लिए, सीयूईटी प्लस आपके बोर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है सर, बोर्ड्स के लिए, ठीक है ना, क्लियर हुआ, हाँ, बोर्ड्स के लिए। चलिए, अब यहाँ पे एक हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, नमामि गंगे प्रोग्राम के बारे में। अगर मैं नमामि गंगे प्रोग्राम के बारे में बात करूं तो एक तरीके से गवर्नमेंट का इनिशिएट था एक तरीके से, और इसमें आप देखोगे कि हमारी जो गंगा रिवर है इसमें पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो सरकार को एकदम, है ना, जब जागती है सरकार, और सरकार ने एक तरीके से एक प्रोग्राम, एक इनिशिएटिव लिया, और आप देखोगे इस इनिशिएटिव की हम बात करें तो इसका मेन यही था गोल कि हमें एक तरीके से गंगा नदी को साफ करना है सर। और आप देखोगे हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट थी उसने एक नमामि गंगे प्रोग्राम को जो है लॉन्च किया था, और इसके कुछ हमें ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं। इन ऑब्जेक्टिव्स की थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई हम क्या करेंगे सर, हम एक तरह के प्रॉपर तरीके से, आप देखोगे पूरा सीवेज सिस्टम को जो है डेवलप करेंगे प्रॉपर तरीके से, सीवेज जो भी, अब देखो दिक्कत क्या होती है, जो भी हमारा सीवेज सिस्टम जो होता है टाउन्स में वो डेवलप नहीं होता सर। इससे क्या होता है, आप देखोगे और ज्यादा गंदगी बढ़ती है, और सारी जो गंदगी है नदी में जाती है। तो कहीं ना कहीं हमें सीवेज ट्रीटमेंट की जरूरत है सर, है ना, ताकि नाली में जो पानी जो बह रहा है, निकासी जो हो रही है ना, ड्रेनेज जो हो रहा है हमारे सीवेज का, वो प्रॉपर हो सके सर, क्लियर हुआ। चलिए, इसके अलावा आप देखोगे हम क्या करेंगे, जो भी है ना इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट जो डाले जा रहे हैं उसको मॉनिटर किया जाएगा कि भाई ये जो लोग हैं ये प्रॉपर जो भी गंदा पानी जो होता है, केमिकल वाटर जो होता है, केमिकल एफ्लुएंट जो होते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से, है ना, ये जो रिसाइकिल करके डाल रहे हैं नहीं डाल रहे, या फिर एक तरीके से कितने अमाउंट में डाल रहे हैं उसकी भी कोई एक लिमिट होती होगी, तो इसको प्रॉपर मॉनिटर किया जाएगा। फिर आप देखोगे कि हमने बहुत सारे रिवर फ्रंट्स डेवलप किए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है सर रिवर फ्रंट्स क्या होते हैं सर, तो देखो होता क्या है कि आप देखते हो ना कि नदी के आसपास दोनों तरफ घाट्स वगैरह डेवलप कर दिए जाते हैं, कुछ अलग अलग थोड़े छोटे आप कुछ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया जाता है। अब ये क्यों किया जाता है, ताकि एक तरीके से रिवर के आगे पीछे का जो साइड दाएं बाएं का जो एरिया है, यानी कि रिवर के जो हमारे बैंक्स हैं, किनारे जो है, इनका जो एरिया है वो साफ सुथरा रहे। तभी आप देखते हो सरकार बहुत सारे घाट्स वगैरह बनवा देती है वहां पे, रिवर के इधर उधर आप देखोगे बहुत सारे जो एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो होते हैं बिल्ड करवा देती है, वहां पे स्ट्रीट लाइट लगा दी प्रॉपर, वहां पे, है ना, प्रॉपर आप देखोगे कंक्रीट से आप देखोगे प्रॉपर बहुत सारे स्टेप्स वगैरह बना दिए, है ना, क्लियर हुआ ना, स्टेज बना दी प्रॉपर तरीके से। वहां पे क्या होता है, वहां पे आपको बहुत सारे मंदिर वगैरह मिल जाएंगे, फिर आप देखोगे वहां पर आपको बहुत सारे, है ना, शॉप्स वगैरह मिल जाती हैं, वहां पे बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज हो रही होती हैं। तो ये सब क्यों होता है, तो ये सब सरकार इसलिए करती है, रिवर फ्रंट इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हम रिवर के जो आसपास का इलाका है उसको साफ रख सके। साफ अगर खाली पड़ा रहेगा तो वहां पर कोई भी आएगा, कोई भी कुछ भी फेंक के चला जाएगा, लेकिन जब वहां पे प्रॉपर तरीके से बिल्ड हो जाएगा, वो उधर प्रॉपर, है ना, घाट वाट डेवलप हो जाएंगे, है ना, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह लग जाएंगी, तो कहीं ना कहीं वहां को मॉनिटर भी किया जाएगा, वहां पे प्रॉपर म्युनिसिपैलिटी वगैरह जो है वो साफ सफाई भी करवाएगी, वहां पे टूरिज्म भी बढ़ेगा, ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलिए, ये सारी चीजें हो गई। फिर आप देखोगे कि रिवर के आसपास, रिवर के इधर उधर आप देखोगे हम क्या करेंगे, एफोरेस्टेशन भी करेंगे सर, ताकि एक तरीके से, है ना, बायोडायवर्सिटी बढ़े। इसके अलावा आप देखोगे
कि हम जो रिवर सरफेस है, जो भी गंदगी है ना, रिवर के ऊपर जो भी गंदगी है गंगा रिवर के ऊपर, तो इसको हम साफ करेंगे सर। फिर आप देखोगे यहाँ पे इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था, क्या लिया था सर? एक तरीके से कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इनिशिएट था ये, जिसको हमने बोला गंगा ग्राम। अब गंगा ग्राम में क्या होता था, तो रिवर गंगा के आसपास जो भी गांव होंगे, है ना, जो भी गांव होंगे, तो वहां पर एक तरीके से कैंपेन चलाया जाएगा, जिसमें लोगों को अवेयर किया जाएगा कि भाई आप, क्योंकि देखो गांव के जो लोग होते हैं, जो गंगा नदी के आसपास रह रहे हैं, वो काम अच्छे से कर सकते हैं सर, है ना। अगर उनको ही ये नहीं पता होगा कि भैया हमें अपनी रिवर को गंदा नहीं करना, तो फिर कैसे काम चलेगा? क्योंकि होता यह है, कई बार देखा यह गया है कि आसपास के जो गांव के लोग हैं, वही अपनी नदियों को गंदा करते हैं। तो गंगा ग्राम की हम बात करें, तो यहां पर ये इनिशिएट इसलिए लिया गया था, ताकि आप देखोगे, ताकि लोग जो है क्या करें, लोग जो है लोगों में अवेयरनेस जगा सके, ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस आ सके, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है कि हमें हमारे गांव के आसपास की जो गंगा रिवर है, उसको साफ रखना है, साफ सुथरा रखना है सर, है ना। और यहाँ पर कहां पर चलाया गया था? उत्तराखंड में चलाया गया था, बिहार में, झारखंड में, है ना, वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिलता है सर। क्लियर हुआ? चलिए, फिर आप देखोगे यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन यही बोला जा रहा है, पब्लिक अवेयरनेस, जो कि बहुत जरूरी है। मैं बोलता हूं कि अगर ये जो काम है ठीक से हो जाए ना, पब्लिक अवेयरनेस, है ना, लोग ही अवेयर हो जाए, तो आधी से ज्यादा गंदगी तो ऐसे ही समाप्त हो जाएगी, है ना। मैंने बोला ना कि देखो, हर चीज हमारे हाथ में होती है। अगर हम ठान लेना कि हमें गंदगी नहीं करनी, तो गंदगी नहीं होगी सर। क्लियर हुआ ना? तो भाई आप देखोगे ना, क्रिएटिंग अवेयरनेस की हम बात करें, तो उसमें आप देखोगे लोग जो होते हैं, वो बहुत सारे रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं। अब रिचुअल्स को परफॉर्म करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन दिक्कत ये होती है कि इन रिचुअल्स की वजह से आप देखोगे कि हमारी जो रिवर्स हैं, वो सफर करती हैं। अब ये बहुत मेन दिक्कत है। तो एक तरीके से आप देखोगे ना, लोगों को अवगत करवाया कि भाई ये सब मत किया करो। एक तरीके से आप देखोगे, आप रिवर्स को पॉल्यूट कर रहे हो। तो कई हद तक आप देखोगे लोगों को समझ में भी आ जाता है, और कुछ जो लोग ऐसे होते हैं, उनको समझ में नहीं आता सर। क्लियर हुआ? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करें इफेक्ट की, इसकी क्या क्या इफेक्ट्स हैं। आप देखोगे बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले तो हमारे हेल्थ पे असर पड़ता है सर। अलग अलग जो हमारी डिसीजेज होती हैं, लाइक, है ना, जो भी हमारी रेस्पिरेटरी से रिलेटेड होती है, सांस से रिलेटेड होती है ना, जो हमारा नर्वस सिस्टम की हम बात करें, सर्कुलेटरी सिस्टम की हम बात करें, तो इनको कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है सर। अलग अलग बीमारियां आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, इसके अलावा मैं बात करूं, आप देखोगे अगर एयर पोल्यूशन की हम बात करूं, तो कहीं ना कहीं जो आपको, है ना, सिटीज में अभी सर्दियों के टाइम पर खासकर हम बात करें, विंटर्स के टाइम पर आप देखोगे आपको स्मॉगी फॉग दिखता है सिटीज में, है ना। इसकी हम बात करें, अब वो फॉग है, फॉग की हम बात करें, वाटर वेपर्स है, उसमें आप देखोगे वो वाटर वेपर्स जो है, एक तरीके से आप देखोगे उनके आसपास की जो हवा है, बहुत ज्यादा क्या है सर, बहुत ज्यादा आप बोल सकते हो कि एक तरीके से कंटेमिनेटेड है सर। वो बेकार हो चुकी, जहरीली हो चुकी है सर। और इसको हम क्या बोलते थे, इसको आप देखोगे ना, सुबह सुबह आपको जो कोहरा दिखता है, अब एक्चुअली में वो कोहरा तो होता है, लेकिन एक्चुअली में उसमें बहुत ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंसेस ज्यादा होते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम अर्बन स्मोक बोलते हैं सर, जो कि इंडस्ट्रीज से, है ना, जो भी व्हीकल्स वगैरह चलते हैं, इनसे छोड़ा गया है सर। क्लियर हुआ ना? क्लियर हुआ? और इससे क्या होता है, इससे आप देखोगे हमारे ह्यूमन हेल्थ पर बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है आपको। क्लियर हुआ ना? चलिए, अब यहां पे बोला गया है कि एयर पोल्यूशन एक और, है ना, एयर पोल्यूशन से एक चीज और होती है, एसिड रेन। अब एसिड रेन की हम बात करें, ये क्या होता है? आपने सुना होगा कि जब पहली पहली बारिश होती है, तो जो घर वाले होते हैं, आपकी फैमिली वाले जो होते हैं, वो एक तरीके से क्या करते हैं, एक तरीके से आपको बोलते हैं कि देखो ऐसा है, पहली पहली बारिश है, नहाना नहीं है, बीमार पड़ जाओगे। अब वो ऐसा क्यों बोलते हैं? आप समझो कि जब बारिश वारिश होती है, तो क्या होता है, ये बारिश है, ये बादल है हमारे, है ना। अब ये क्या है सर, ये हमारा पूरा हमारा एटमोस्फियर है सर। अब इस एटमोस्फियर में आपको, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब आपको देखने को मिल रहा है सर। लेड वगैरह सब देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है ना। अब हुआ क्या, ये बारिश होगी, तो ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं ये पूरे हमारे एटमॉस्फेयर से होते हुए जाएगी। और कहीं ना कहीं आप देखोगे, यही पानी जब हम यूज करेंगे, तो इससे हम बीमार पड़ सकते हैं सर। ये कहीं ना कहीं पॉल्यूटेड पानी है सर, ये पानी भी बेकार हो जाएगा। तो मैंने बोला ना, हर चीज कनेक्टेड है सर, है ना। क्लियर हुआ? तो आप देखोगे कहीं ना कहीं, आप देखोगे कि पहली जो समर रेन होती है, उस टाइम पर आप देखोगे कि जो अर्बन एरियाज जो होते हैं, वहां पर आपको कई सारी, इसको ही हम एसिड रेन बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि इस एसिड रेन में ये जो पानी होता है, इसमें काफी सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, है ना। इसका जो एक तरीके से पीएच लेवल जो होता है, वो बहुत ज्यादा लो होता है सर, है ना। क्लियर हुआ ना? चलिए, तो आप देखोगे इसलिए मना किया जाता है कि एक तरीके से हमें पहली बारिश में नहीं नहाना होता। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब आ जाता है हमारा एक नया टॉपिक, और ये नया टॉपिक क्या है सर? तो ये नया टॉपिक हमारा नॉइस पोल्यूशन। अगर मैं नॉइस पोल्यूशन की बात करूं, तो आप देखोगे इससे कोई हेल्थ पे असर तो नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी इनडायरेक्टली हमारे हेल्थ पर, हमारे पीस पर असर डालती है सर। आप देखोगे ये होता क्यों है, तो बहुत ज्यादा शोर शराबे से होता है। आप देखोगे कि ऐसा एक तरीके से आप देखोगे ना, हम बात करें कि ऐसी कंडीशन डेवलप हो जाती है, जिसमें आप देखोगे कि आप एक तरीके से ह्यूमन बीइंग जो होते हैं ना, वो अनबियरेबल और अनकंफर्टेबल फील करते हैं सर। आप देखा होगा, जब ज्यादा शोर शराबा होता है आपके घर में, बहुत ज्यादा कोई फंक्शन वगैरह होता है, जिसमें, है ना, फुल वॉल्यूम पे डीजे वीजे चल रहा है सर, एक तरीके से प्रॉपर तरीके से आप देखोगे, है ना, स्पीकर वगैरह चल रहा है, तो स्टार्टिंग में कुछ टाइम तक ठीक ठाक लगता है, लेकिन फिर आप देखोगे, फिर आपको अनकंफर्टेबल सा फील होने लगता है। जो बहुत सारे पेशेंट होते हैं, हार्ट के पेशेंट होते हैं, उनके लिए भी ठीक नहीं होता ये, है ना। एंजाइटी होने लगती है सर। फिर आप देखोगे जो बहुत सारे जो माइग्रेन के पेशेंट होते हैं, जिनको माइग्रेन का पेन होता है, वो भी ट्रिगर करने लगता है कभी कभी। तो ये सारी जो इश्यूज है, आपको देखने को मिलते हैं। और आप देखोगे कि ये जो नॉइस है, ये इसके सोर्सेज बहुत सारे हो सकते हैं। और आप देखोगे, अभी की हम बात करें, तो अभी आपको रिसेंटली आपको देखने को ये मिलेगा कि हमने क्या किया है सर, हमने बहुत सारी जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन कर ली है, इसकी वजह से आपको और सारी चीजें जो है देखने को मिलती हैं। जैसे हम बात करें, अलग अलग ईयरफोन्स आ गए हैं भाई, है ना, ईयरबड्स आ गए हैं, है ना, अलग अलग, है ना, एकदम आप देखोगे कि
पहले इतना ज्यादा साउंड डेवलपमेंट नहीं था। एक तरीके से आप देखोगे ना, स्पीकर्स की हम बात करें तो आपको ऐसे ऐसे स्पीकर्स दिखाई देते हैं कि छोटा सा स्पीकर होगा, इतना छोटा सा, और पूरे मोहल्ले में आवाज जाएगी उसकी। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की वजह से आप देखोगे हमने और अलग अलग सोर्सेज डेवलप कर लिए हैं साउंड पॉल्यूशन के। ठीक है ना, क्लियर हुआ? चलिए आप देखोगे ये जो नॉइस पॉल्यूशन का जो लेवल है, इसकी एक यूनिट होती है, यानी कि जो लेवल ऑफ साउंड है वो कितना ज्यादा है, उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो उसकी एक यूनिट होती है, इसको हम बोलते हैं डेसिबल्स, है ना। डेसिबल्स बोलते हैं, डीबी बोल लो या फिर डेसिबल्स बोल लो, एक ही बात है। तो ये पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इसको याद कर लेना। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। आप देखोगे फिर हम बात करें नॉइस पॉल्यूशन में कौन कौन से आ जाते हैं, तो आप देखोगे बहुत सारे, जो फैक्ट्रीज की हम बात करें, फैक्ट्रीज बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चल रही है सर। फिर देखोगे सबसे ज्यादा जो ये कंस्ट्रक्शन वर्क जो होता है, आप देखोगे अलग अलग जो मशीन्स वगैरह होती हैं, चल रही होती हैं भाई, और कंस्ट्रक्शन के आसपास का शोर शराबा बहुत ज्यादा देखने को मिलता है ना। जहां पर भी कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, डिमोलिशन वर्क होता है, वहां पर फिर आप देखोगे जो हमारे ऑटोमोबाइल्स की हम बात करें, है ना, इनकी हम बात करें, एयरक्राफ्ट की हम बात करें, ये क्या है, ये एक तरीके से मेजर सोर्स ऑफ हमारे पॉल्यूशन है। फिर आप देखोगे जब आप बाहर जाते हो, ट्रैफिक इतना ज्यादा होता है, ट्रैफिक में आप देखोगे लोगों को सिविक सेंस भी नहीं है, बेफालतू में लोग जो हॉर्न का यूज करते हैं, जबकि आप देखोगे बेफालतू में हॉर्न बजाने पे बाहर चालान वालन काट दिया जाता है। लेकिन इंडिया में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है सर। लेकिन इंडिया में आप देखोगे ना, थोड़ा सा लोग इतने ज्यादा, एक तो आप देखोगे इतना पेशेंस नहीं है लोगों में कि थोड़ा सा अगर तुम साइड वाइड नहीं दोगे तो, है ना, पौ 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 पौ, तो ये तो एक तरीके से आप देखोगे ना, इट्स कंप्लीटली सिविक सेंस। तो ये हम चाहें तो सॉल्व हो सकता है, बट हाँ, इसमें भी आप देखोगे, इसमें भी पब्लिक अवेयरनेस चाहिए होगी। इसके अलावा आप देखोगे कि बहुत सारे हमारे जो एयर पॉल्यूशन के सोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, पीरियोडिक होते हैं। पीरियोडिक होते हैं मतलब जैसे शादी ब्याह की हम बात करें, आप देखोगे, है ना, शादी ब्याह होता है, कोई भी फंक्शंस होता है, कोई भी आप देखोगे कोई गैदरिंग वगैरह होती है, तो उस टाइम पर पार्टी वार्टी होती है ना, जैसे किसी का बर्थडे है, किसी की बुआ की लड़के की शादी है, किसी के चाचा के लड़के की शादी है, किसी के मामा की शादी है, तो आप देखोगे कि एक तरीके से यहाँ पर आपको इन फंक्शंस में आपको क्या देखने को मिलता है, बहुत सारा शोर शराबा देखने को मिलता है, लाउड स्पीकर्स वगैरह लगते हैं। और आप देखोगे अलग अलग जो फेस्टिवल्स होते हैं, अलग अलग प्रोग्राम जो होते हैं, इनमें आप देखोगे अच्छा खासा जो आपको एक कोई भी, अगर मैं किसी भी कम्युनिटी गैदरिंग की बात कर लूं, अलग कोई भी एक्टिविटी की हम बात कर ले, तो यहाँ पर भी आपको काफी अच्छा खासा शोर शराबा देखने को मिलता है सर, है ना। फिर आप देखोगे कि एक नॉइस पोल्यूशन का सोर्स और भी है सर। क्या है सर? तो आप देखोगे हमारा जो मेजर नॉइस पोल्यूशन का सोर्स है वो क्या है सर, वो एक तरीके से आप देखोगे ट्रैफिक भी है सर। ट्रैफिक में तो बहुत ज्यादा ही एक तरीके से आप देखोगे, बहुत ज्यादा जो एक तरीके से न्यूसेंस जो होता है, अनकंफर्टेबलनेस जो होती है वो फील हो जाती है सर। और आप देखोगे इससे क्या होता है, इससे आपको ह्यूज इनकन्वीनियंस फील होता है। क्लियर हुआ? तो ये हो गया हमारा नॉइस पोल्यूशन। क्लियर हुआ? चलिए, ये हो गया सर, ये सारी चीजें हो गई हैं। ठीक है ना, तो ये सारी दिक्कतें होती हैं भाई, इतना ही है, इतना काफी है नॉइस पोल्यूशन में, इससे ज्यादा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है नॉइस पोल्यूशन में, है ना। इरिटेशन होती है सर, नर्वसनेस फील होती है सर, है ना, स्ट्रेस फील होता है सर, एक तरीके से स्लीप डिस्टर्बेंस होता है, शोर शराबे में आप सो नहीं सकते। और आप देखोगे जो जिनको एक तरीके से ब्लड से रिलेटेड जो भी एक तरीके से आप देखोगे ना इश्यूज होते हैं, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, लो ब्लड प्रेशर होता है, कभी हाई ब्लड प्रेशर होता है कभी, तो उनके लिए भी जो है आप देखोगे बहुत ज्यादा जो नॉइस पोल्यूशन होता है वो बहुत ज्यादा डेंजरस होता है सर। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या लिखा हुआ है, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा टेबल दे रखी है आपके एनसीईआरटी में, और यहाँ पर अलग अलग पॉल्यूशन दे रखे हैं सर, है ना। और कौन कौन से जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं इन्वॉल्व होते हैं, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं आपको। और एक तरीके से कौन कौन से सोर्सेज है पॉल्यूशन के, क्या कौन कौन से जो सॉल्यूशन, मतलब सोर्स क्या है, वो पॉल्यूशन कर कौन रहा है, तो ये आप एक बारी देख लेना। कि ऑलरेडी मैंने बता दिया है, ऑलरेडी मैंने जैसे आपको, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में बताया था, फिर मैंने आपको एक तरीके से ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड के बारे में बताया था, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में, हाइड्रोकार्बन के बारे में, अमोनिया, लेड, तो ये सारे जो हमारे सब्सटेंसेस हैं कहीं ना कहीं क्या होते हैं, सारे के सारे कहीं ना कहीं आप देखोगे हमारे हमारे एयर में होते हैं। फिर इसके अलावा आप देखोगे जो भी वाटर में सब्सटेंसेस होते हैं, यूरिया, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, है ना, फ्लोराइड, कार्बोनेट्स, ऑयल, है ना, ये सारे के सारे याद कर लेना, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ये कहीं ना कहीं सारी की सारी जो हमारे एक तरीके से पॉल्यूटेंट्स हैं, वो क्या करते हैं सर, एक तरीके से आप देखोगे वाटर को पॉल्यूट करते हैं, चाहे मैं ग्राउंड वाटर की बात करूं, चाहे मैं सरफेस वाटर की बात करूं। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। फिर लैंड पॉल्यूशन और नॉइस पॉल्यूशन की बात करूं तो आप देखोगे लैंड पॉल्यूशन में हमारा जो ह्यूमन और एनिमल जो जो वेस्ट होता है इनका ना, जो भी ह्यूमन और एनिमल का वेस्ट होता है उसकी बात की जा रही है। इसके बाद हम बात करें बैक्टीरिया, गार्बेज, है ना, अलग अलग जो हम क्या करते हैं, कुछ भी, है ना, गार्बेज वगैरह थ्रो कर देते हैं। पेस्टिसाइड्स की हम बात करें, फर्टिलाइजर्स जो यूज करते हैं हम खेतों में, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे लॉन्ग टर्म में, आप देखोगे कहीं ना कहीं आप देखोगे कि वो हमारे लैंड को खराब करता है। फिर आप देखोगे जहां पर रेडियो, ये जो हमारे एटॉमिक एनर्जी प्लांट्स जहां लगे होते हैं, एटॉमिक एनर्जी की हम बात करें, तो वहां पर आप देखोगे वहां पर काफी सारा आपको रेडियो एक्टिव डिके देखने को मिलता है, तो वो भी बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, ये तो बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा। फिर आप देखोगे अगर मैं नॉइस पोल्यूशन की बात करूं तो समझो इसमें क्या होता है, एक ऐसा लेवल हो जाता है साउंड का, नॉइस का, जो एक तरीके से इंटॉलरेबल होता है। तो ये सारी चीज हो गई, एक बार देख लेना। ठीक है ना, क्लियर हुआ? और यहाँ पर अलग 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 तरीके से सोर्सेज दे रखे हैं, एयरक्राफ्ट, ऑटोमोबाइल्स, ट्रेन, इंडस्ट्रीज, है ना, जो हमारी पब्लिक गैदरिंग्स होती हैं, जो भी हमारे पीरियोडिक पॉल्यूशन होता है हमारा, है ना, फेस्टिवल्स की हम बात करें,
प्रोग्राम्स की हम बात करें तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। क्लियर हुआ? चलिए बहुत ही बढ़िया। अच्छा, आई होप आपको सारी जो चीजें हैं ये बहुत ही अच्छे से जो है क्लियर हो गई होंगी। क्लियर हो गई है? बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। चलो, चलो, बहुत ही बढ़िया। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, 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 हुँ। चलो ऑलमोस्ट हो ही गया, सारा सारा ही हो गया वैसे तो, सब कुछ हो ही गया है। हुँ, 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 हुँ। चलिए, तो अब ना हमारा एक नया टॉपिक आने वाला है सर। ये नया टॉपिक क्या है सर? तो ये नया टॉपिक है हमारा अर्बन वेस्ट डिस्पोजल। अर्बन वेस्ट डिस्पोजल के बारे में जो है थोड़ी-सी हम बात कर लेते हैं, थोड़ी-सी हम गुफ्तगू कर लेते हैं और हाँ, थोड़ा-सा बड़ा चैप्टर है ये, तो थोड़ा-सा मुझे टाइम लग जाएगा, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं ये चैप्टर जो है ज़्यादा बड़ा नहीं, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा ये, ठीक है ना? ज़्यादा लंबा इस चैप्टर को मैं नहीं खींचूँगा। क्लियर हुआ? चलिए, अगर मैं बात करूँ अर्बन वेस्ट डिस्पोजल के बारे में, तो आप देखोगे अर्बन वेस्ट डिस्पोजल है क्या? इसका मतलब क्या होता है? तो भाई इसका सिंपल सा मतलब है, जो भी हाउस होल्ड वेस्टेज वगैरह जो होती है वो सब कहाँ जाती है सर? वो सबको फेंक दिया जाता है, डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है, कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है। आपके घर में वैसे भी आप देखोगे, जहां आप अगर शहर में रह रहे होगे तो एक गाड़ी आती है ना, कचरे वाला आया, गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाला, ऐसा कुछ करके गाना था ना एक, हाँ बहुत फेमस हुआ था। तो आप देखोगे बहुत सारे जो म्युनिसिपैलिटीज के जो लोग होते हैं वो घूमते रहते हैं और उनका काम यही होता है कि जो भी है ना घरों से कूड़ा इकट्ठा होता है उसको ये फेंक देते हैं। क्लियर हुआ? उसको ये डिस्पोज ऑफ करते हो। कहीं ना कहीं ये जो एरिया होता है वो थोड़ा सा शहर के बाहर होता है, ताकि है ना एक तरीके से आप देखोगे उसकी जो है ना प्रॉपर तरीके से उसका जो ऑर्डर है वो फील ना हो लोगों को, वो एक तरीके से लोग वहां पे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील ना करें, इनकन्वीनियंस फील ना हो लोगों को। ठीक है सर। आप देखोगे अगर मैं अर्बन वेस्ट डिस्पोजल के बारे में बात करूं तो सबसे पहले तो यहां पर बताया गया है अर्बन एरियाज के बारे में। अर्बन एरियाज के कुछ फीचर्स यहां पर बताए गए हैं। ओवर क्राउडिंग, अगर इंडिया की, क्योंकि इंडिया के बारे में बात की जा रही है ना, बहुत ज्यादा ओवर क्राउडिंग होती है भाई, भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा होती है सर। उसके बाद आप देखोगे कंजेशन बहुत ज्यादा होता है सर, कंजेशन ओवर क्राउडिंग की हम बात करें। फिर आप देखोगे कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है इनकी, ऑब्वियसली पॉपुलेशन तो ज्यादा होगी तभी तो कंजेशन है वहां पे। फिर इसके अलावा आप देखोगे कि इम्प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इंडिया के शहरों की बात की जा रही है आप, और देखोगे कि वहां पर एक तरीके से जो फैसिलिटीज वगैरह जो होती हैं उस पॉपुलेशन को सपोर्ट करने के लिए बहुत ज्यादा कम होती हैं। आप देखोगे उतनी उतनी एफिशिएंट नहीं होती है ना, सैनिटेशन नहीं होता है ना, हवा में बदबू है भाई उनकी, तो हवा गंदी है, हवा जहरीली है। ये सारे कुछ फीचर्स हैं अर्बन एरियाज के। आप देखोगे, अब दिक्कत क्या आती है? दिक्कत ये आती है कि जो सॉलिड वेस्ट होता है, जो भी तुम्हारे घर में कूड़ा करकट इकट्ठा हो जाता है, सॉलिड वेस्ट की हम बात करें, और भी कई सारी पुरानी चीजें होती हैं, अभी हम बात करेंगे उसके बारे में, है ना। और अगर मैं एनवायरमेंटल पोल्यूशन की बात करूं, क्लियर हुआ ना। और आप देखोगे यहां पर दो मेजर इशू हैं शहरों की हम बात करें, एक तो सॉलिड वेस्ट की हम बात करें, और एक की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं जो है हमारा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, है ना। तो सॉलिड वेस्ट के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। क्लियर हुआ ना। ये दो मेजर आपको प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं कहां पर सर? शहरों में सर। बहुत ही बढ़िया। चलिए, आप देखोगे कि अगर मैं सॉलिड वेस्ट की बात करूं तो इसमें बहुत सारे ओल्ड और आपके है ना यूज्ड जो आर्टिकल्स होते हैं, कोई भी चीजों की हम बात करें, लाइक है ना स्टेन स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल्स की हम बात करें, कुछ मेटल की चीजें होती हैं, चाहे वो आयरन की हो चाहे वो स्टील की हो, वो टूट जाती है कभी कभी। फिर आप देखोगे कुछ आपके घर में कभी कभी ऐसा भी होता है, ग्लासेस वगैरह जो होते हैं वो टूट जाते हैं सर, है ना। फिर आप देखोगे प्लास्टिक कंटेनर हो गया, पॉलीथिन हो गया, पॉलीबैग्स हो गए, है ना, पुरानी पुरानी जो फ्लॉपी सीडीज वगैरह जो होती हैं इनकी हम बात करें, तो ये सारी जो चीजें होती हैं कहीं ना कहीं आप क्या करते हो, जब घर में सफाई होती है, जब कोई भी फेस्टिवल होता है उससे पहले पूरे घर में जब सफाई लगती है, तो आप देखोगे इन सारी चीजों को बाहर डंप कर दिया जाता है ना, अलग अलग प्लेसेस पे उनको जो है डंप किया जाता है। और आप देखोगे ये जो पूरा हमारा डिस्कार्डेड मटेरियल है ना, एक तरीके से इसको हम एक अलग अलग नामों से पुकारते हैं। जैसे आप देखोगे ना, रिफ्यूजेस बोल देते हैं उसको, गार्बेज बोलते हैं, रबिश बोलते हैं, अलग अलग नामों से इसको बोला जाता है सर। और आप देखोगे जब हम बात करते हैं एक तरीके से इसके बारे में, तो उसके दो सोर्स होते हैं, यानी कि हम अर्बन वेस्ट के बारे में बात करते हैं तो उसको आप दो तरीके से आप देखोगे कि दो तरीके से दो जगहों से आपको ये वेस्ट आते हुए दिखता है। एक तो हमारा हाउस होल्ड हो गया, हाउस होल्ड और डोमेस्टिक की हम बात करें, यानी कि घर पे जो भी सामान वगैरह होता है हमारा, घर पे जो भी सॉलिड वेस्ट होता है। और दूसरा ये जो वेस्ट आता है वो आता है हमारा इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल स्टैब्लिशमेंट से, यानी कि जो बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज वगैरह हैं इनका वेस्ट भी हम डंप करते हैं, ठीक है ना। जो बहुत बड़ी बड़ी जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, बहुत बड़े बड़े हमारे कॉमर्शियल स्टैब्लिशमेंट है, वहां पर आप देखोगे ये भी बहुत ज्यादा, आप देखोगे ये भी, आप देखोगे काफी सारा इनका जो वेस्ट आपको देखने को मिलता है सर। आप देखोगे बहुत सारे जो पब्लिक लैंड्स होते हैं और बहुत सारे जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं, वो एक तरीके से क्या करते हैं, वो एक तरीके से इसको डिस्पोज ऑफ करने का काम करते हैं सर। आपने देखा होगा ये कभी कभी हर महीने ये कुछ पैसे लेने आते हैं, कुछ पैसे लगते हैं, 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए कूड़े वाले लेने आते होंगे, आपने देखा होगा। तो बहुत सारे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर भी होते हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, और इनकेस आप देखोगे कई जगह पर आपको ये सरकार भी करते हुए दिखाई देगी, है ना। बहुत सारे जो एक तरीके से पब्लिक लैंड्स हैं और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर साइट्स जो है उनको इस्तेमाल किया जाता है इस सारे कूड़े को डिस्पोज ऑफ करने के लिए। फिर आप देखोगे इस कूड़े का क्या किया जाता है, तो उसको रिसाइकिल भी किया जाता है। कई जगह पर तो आप देखोगे कूड़े से बिजली बनाई जाती है, कई जगह पर आप देखोगे कूड़े से अलग अलग जो चीजें हैं, है ना, उनको पहले कूड़े को अलग अलग पार्ट्स में बांट लेते हैं। तो मेटल्स वाला पार्ट अलग हो गया, पॉलिथीन वाला अलग हो गया, तो उसको अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं उसको पूरा रिसाइकिल करते हैं और फिर उसको आप देखोगे उसको बेच के है ना पैसे वैसे कमाते हैं, ठीक है सर।
बहुत अच्छी बात है। फिर आप देखोगे कि शहर से अलग जो कुछ एरियाज होते हैं, इनको हम लो लाइंग एरियाज बोलते हैं, लो लाइंग पब्लिक ग्राउंड्स बोलते हैं। इनको हम एक नाम से और जानते हैं लैंडफिल, जो कि शहर से थोड़ा सा अलग होते हैं। शहर से थोड़ा अलग होते हैं, नीचे की तरफ होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं थोड़ा सा, उनको हम बोल देते हैं क्या, लो लाइंग पब्लिक ग्राउंड्स या फिर लैंडफिल एरिया बोल देते हैं। यहां पर इन एरियाज को यूज किया जाता है जितना भी इंडस्ट्रियल सॉलिड है उसको एक तरीके से डिस्पोज ऑफ करने के लिए। क्लियर हुआ ना? चलिए, बहुत ही बढ़िया बात, बहुत ही बढ़िया। अब देखोगे इंडस्ट्रीज की हम बात करें तो, और जो हमारे थर्मल पावर हाउसेस हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की हम बात करें, जब डिमोलिशन हो रहा होता है, कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है, उस टाइम पर आप देखोगे कि यहां पर काफी सारी जो एशेस वगैरह जो होती है ना, धूल वगैरह जो होती है, डेब्रिस मतलब छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं, तो उस टाइम पर बहुत सारा जो सॉलिड वेस्ट होता है वो इकट्ठा हो जाता है सर। इसको भी डिस्पोज ऑफ करना होता है सर। आप देखोगे कि disposal of industrial waste has increased because of concentration of industrial units in and around the urban centers। तो आप देखोगे कि अगर मैं बात करूं इंडस्ट्रियल वेस्ट की, इंडस्ट्रियल वेस्ट के डिस्पोजल की बात करूं, तो आप देखोगे कि ये जो इंडस्ट्रीज होती है ना, इनको कहीं देखो, इसको कहीं ना कहीं ठिकाने लगा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो इंडस्ट्रीज है वो बेसिकली कहां होती है सर? शहरों में होती है सर, अर्बन सेंटर्स में होती है ना। अर्बन वेस्ट जो एक तरीके से आप देखोगे, अर्बन वेस्ट सबसे बड़ी दिक्कत कहां पर है? तो ये स्मॉलर टाउन्स में। अब यहां पे वही बोला जा रहा है कि भाई जो जो एक तरीके से अगर आप शहरों की बात करोगे, तो शहरों में आप देखोगे इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि शहरों में ये जो इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया हमारा, हाउस होल्ड वेस्ट हो गया हमारा, तो उसको कहीं ना कहीं ठिकाने लगा दिया जाता है, एक तरीके से उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि मेनली जो हमारे इंडस्ट्रीज है वो कहां पर है सर? इंडस्ट्रीज की बात करें वो हमारे शहरों में है, तो उसका ठिकाना है सर। प्रॉब्लम कहां होती है? प्रॉब्लम होती है हमारी यहां पर जहां स्मॉल टाउन्स होते हैं, स्मॉल सिटीज जो होते हैं, उनकी हम बात करें, है ना। तो आप देखोगे मेट्रोपॉलिटन सिटीज की अगर मैं बात करूं, तो आप देखोगे कि वहां पर तो ठिकाने लगा दिया जाता है, वहां पर तो डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। बट आप देखोगे कि अगर मैं बात करूं किसकी, ये छोटे शहरों के बारे में, तो इनका नहीं होता। अबाउट 90% जो सॉलिड वेस्ट है आप देखोगे हमारा, वो डिस्पोज ऑफ हो जाता है सक्सेसफुली। कहां पर सर? जितने भी हमारे, ऑलमोस्ट आप देखोगे जितने भी हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, लाइक मैं मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलुरु की बात करूं, ठीक है। फिर दिक्कत ये आती है कि सिर्फ 30 to 50% जो सॉलिड वेस्ट है वो डिस्पोज ऑफ हो पाता है। कहां पर? जो अदर सिटीज, टाउन्स, यानी कि छोटे मोटे जो शहर है उनकी हम बात करें, है ना। कलेक्टिवली इतना हम डिस्पोज ऑफ कर देते हैं सर। और आप देखोगे काफी बड़ी प्रॉब्लम है। क्लियर हुआ? क्यों? क्योंकि अब होता क्या है, जो छोटे छोटे शहरों में, अब वहां पर भी तो वेस्ट हो रहा है ना भाई, वेस्ट हो रहा है वहां पर, अर्बन वेस्ट तो वहां पर भी हो रहा है, सॉलिड वेस्ट जो भी हो रहा है वहां पर हो रहा है सर। प्रॉब्लम क्या है सर? अब उसका ठिकाना कहीं लगाया नहीं जा रहा, उसको डिस्पोज ऑफ किया नहीं जा रहा, तो अब क्या होगा सर? तो आप देखोगे, आपने देखा होगा कि आपका घर बना हुआ है, दूसरा घर बना हुआ है, तीसरा, फिर बीच में ना खाली प्लॉट है सर, है ना, फिर एक घर बना हुआ है सर, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो अब लोग क्या करेंगे? कोई इसको डिस्पोज ऑफ कर नहीं रहा है, तो लोग कूड़ा कहां फेंकेंगे सर? बाहर फेंकेंगे सर। यहां पर आपको देखने को मिलेगा खाली प्लॉट डला हुआ है, खाली जो एरिया पड़ा हुआ है, वहां पर लोग पूरे पूरे गली का जो कूड़ा जाएगा वो इस खाली जगह पर जाएगा। यार ये होता है, ये नॉर्मली होता है, आपने देखा होगा, ये नॉर्मली आपको होते हुए दिखाई देगा, ठीक है ना। तो आप देखोगे कि फिर होता यह है कि मेजर प्रॉब्लम शुरू होती है कि जो हमारी गलियां होती है वहां पर ये सारी जो चीजें होती है, ये जो वेस्ट होता है, वेस्टेज जो होता है, वहां एक तरीके से आप देखोगे बहुत सारे जो आपके गली मोहल्ले में जो ओपन स्पेसेस वगैरह होते हैं, वहां पर लोग उसको इस्तेमाल करने लगते हैं अपना जितना भी वेस्ट है उसको डालने के लिए। और इससे क्या होता है? इससे होता यह है कि बहुत सारी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। आप समझो कि आपने देखा होगा कि आपके घर के सामने एक बहुत बड़ा एक ओपन एरिया है, वहां पर हर कोई कूड़ा फेंक रहा है सर, फेंक रहा है सर, अच्छी बात है, लेकिन अब क्या होगा सर? अब वो कूड़े में, है ना, बहुत सारे जो, है ना, फ्लाइज लग जाती हैं सर, बहुत सारे जो एक तरीके से चूहे वगैरह आ जाते हैं, वही तुम्हारे चूहे घर में आएंगे, फिर वही खाना, वही चीजों में, है ना, बर्तनों में घूमेंगे, वही किचन में घूमेंगे, तो एक तरीके से आप देखोगे बहुत सारी जो हेल्थ इश्यूज होते हैं क्रिएट हो जाते हैं। आप देखोगे कि इसके अलावा ये जो जब मानसून आते हैं, बारिश के टाइम पर क्या होता है? बारिश के टाइम पर आप देखोगे वहां पर क्या हो जाता है, बेसिकली आप देखोगे वो फर्मेंटेशन शुरू हो जाता है, वहां पे गीला हो जाता है, वही गीला पानी आपके घरों में आता है सर, है ना, फिर मक्खियां वगैरह आ जाती हैं, मच्छर वगैरह आ जाते हैं, डेंगू हो जाता है तुम्हें। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे जो हेल्थ इश्यूज जो होते हैं वो क्रिएट हो जाते हैं जब इस सॉलिड वेस्ट का या फिर जो भी वेस्टेज जो होता है आपके घर में उसका ठिकाना नहीं लगाया जाता। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इससे होता क्या, आप देखोगे सबसे पहले तो यहाँ पे बोला गया, इंपैक्ट बताए गए कि क्या क्या भाई, जब हम प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर पाते सॉलिड वेस्ट को, तो इससे आप देखोगे बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं। पहली बात तो ह्यूमन हेल्थ की हम बात करें, बहुत सारी डिसीज हो सकती हैं आपको, बहुत सारी जो डिसीजेज हैं वो आपको हो सकती हैं सर। आप देखोगे इससे और भी ज्यादा इनकन्वीनियंस होता है भाई, बदबू फैल जाती है सर। आपको मक्खियां उड़ते हुए दिखाई देंगी सर। फिर आप देखोगे, है ना, रोडेंट जो होते हैं ना, चूहे वगैरह, छछूंदर वगैरह जो होते हैं, वो आपको इधर उधर घूमते हुए दिखाई देंगे। इससे क्या होता है सर? इससे होगा ये कि यही चूहे, यही छछूंदर आपके घर में जाएंगे और ये अलग अलग चीजों में घूमेंगे सर, है ना। फिर आप देखोगे यही जो है आपके किचन में घुसेगा, सारी जो चीजें होती हैं आप कहीं ना कहीं वो जाएगा वहां से, फ्लाइज जो होंगी वो तुम्हारे घर में आ जाएंगी, खाने पे बैठेंगी। तो इससे होता क्या है? टाइफाइड हो जाएगा, है ना। आप देखोगे डिफेरिक जो बीमारी, डायरिया की हम बात करें, मलेरिया की हम बात करें, कोलेरा की हम बात करें, तो ये अलग अलग जो बीमारियां हैं ये आपको हो सकती हैं सर, है ना। डायफेरिया की हम बात करें, डायरिया,
मलेरिया, डेंगू भी लिख सकते हो आप, डेंगू भी हो सकता है भाई, डेंगू हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल हो जाता है सर, है ना, क्लियर हुआ। चलिए आप देखोगे कि सॉलिड वेस्ट की हम बात करें, ये बहुत ज्यादा क्या करता है, बहुत ज्यादा एक तरीके से इनकन्वीनियंस क्रिएट करता है, और इसको अगर प्रॉपर्ली हैंडल ना किया जाए, फिर क्या होता है, फिर एक और यहां पे प्रॉब्लम आती है कि जब हवाएं चलती है ना, हवा बहुत तेज हवा चल रही होती है, तो फिर क्या होता है, फिर से वही सीन है कि भाई वो हवा वो ओपन एरिया से होते हो जाएगी, वही हवा आपके घर में आ रही है सर, है ना। रेन वाटर की हम बात करें, जो प्रॉपर तरीके से स्प्लैटेड हो जाता है, स्प्लैटेड हो जाता है, मतलब घर में फैल जाता है पूरा, आप देखोगे इससे क्या होता है, इससे तरीके से इससे क्या होता है, इससे डिस्कंफर्ट फील होता है। आपने देखा होगा कि जब बारिश वारिश ज्यादा आती है, हवाएं वगैरह ज्यादा चलती है, वो कूड़ा वगैरह सब जो आपके घर में उड़ के आता है, धूल मिट्टी आती है, तो कहीं ना कहीं है ना, इससे बदबू और ज्यादा बढ़ती है, बहुत ज्यादा स्मेल बढ़ती है इससे, और कहीं ना कहीं इससे आपको बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल और इनकन्वीनियंस फील होता है। तो ये दिक्कत है भाई हमारे अर्बन वेस्ट, अगर इसको प्रॉपरली एक तरीके से मैनेज ना किया जाए, इससे क्या होता है। हाँ, फिर एक चीज और है भाई, अब हमारा जो इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट जो है, ये एक तरीके से वाटर पॉल्यूशन भी कॉज करता है। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, मोस्टली आपने देखा होगा बहुत सारी सोसाइटीज होती हैं, उनके जो थोड़ा सा वैसी होती हैं, थोड़ा सा ये जो चौल टाइप की और जो स्लम्स टाइप के जो होते हैं ना, हाँ, तो आप देखोगे उन स्लम्स में क्या होता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा नाला होगा, तो सारे जो स्लम वाले हैं वो क्या करते हैं, वो सारा जो भी सॉलिड वेस्ट होता है वो कहाँ डंप कर देते हैं सर, वो डंप कर देते हैं नाले में। नाले का पानी कहाँ जा रहा है सर, नाले का पानी जा रहा है वो पूरा नदी में, क्योंकि एट द एंड तो नाला जो है वो कहाँ जाएगा, नदी में जाके वो डुबकी लगा लेगा, ठीक है ना। तो अब वो जो पूरा सॉलिड वेस्ट है वो कहां जाएगा, वाटर, इससे क्या होगा, वाटर भी हमारा क्या हो जाएगा, इम्प्यूरिफाई हो जाएगा, एक तरीके से वाटर भी प्यूरिफाई नहीं रहेगा सर, क्लियर हुआ। तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपको देखने को मिलती हैं सर। आप देखोगे कि एक तरीके से इससे भी क्या होता है, इससे भी आप देखोगे बहुत सारी जो हेल्थ इश्यूज जो होते हैं, क्योंकि ये अब क्या, अब जो हमारे जो भी है ना सॉलिड वेस्ट में जो भी हमारे टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वो पानी में जाके मिक्स हो चुके हैं, अब क्या होगा, अब वो पानी को तुम यूज करोगे और तुम्हें भी बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो भी तुम्हें होने लगेंगी सर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। चलिए आगे अगर हम बात करें, आगे हम बात करें, इसके इससे एक चीज और होती है सर, अब हमने जब उस वेस्ट को कहीं उसको एक तरीके से कोई ट्रीटमेंट दिया नहीं है सर, उसको हमने डिस्पोज ऑफ किया नहीं है, अब इससे क्या होता है, इससे होता यह है कि जब एक जगह पर बहुत दिन तक है ना वो जो सॉलिड वेस्ट इकट्ठा रहता है सर, उसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक उसमें हर चीज होती है सर, है ना, सारी चीजें होती हैं सर। इससे क्या होता है, धीरे धीरे फर्मेंटेशन शुरू हो जाता है और फिर गैस निकलनी शुरू होती है, गैस रिलीज होनी शुरू होती है, जिसको मीथेन बोलते हैं, है ना। फर्मेंटेशन प्रोसेस आप देखोगे मीथेन गैस शुरू होती है, और मीथेन गैस की हम बात करें, वो बहुत ज्यादा डेंजरस होती है हमारे हेल्थ के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होती है, और कहीं ना कहीं इस चीज को हम अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप समझो, अगर हमने इसको ठीक से डिस्पोज ऑफ कर दिया, तो कहीं ना कहीं सॉलिड वेस्ट से हम बहुत सारी एनर्जी भी क्रिएट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसको एक तरीके से जो मीथेन गैस है, आपने बायोगैस का नाम सुना होगा, हाँ, तो इस एक तरीके से हम बायोगैस, बहुत सारे बायोगैस के स्टेशन है वो खोल सकते हैं सर, है ना। तो एक तरीके से समझो, हर चीज को हम पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन समझो कि ये क्या होता है, इससे होता ये है एक तरीके से बहुत बड़ी सोर्स ऑफ एनर्जी है, बट होता क्या है कि यहां पर इस एनर्जी को हम ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाते सर, इसको ठीक तरीके से हम इस्तेमाल नहीं कर पाते। और समझो मीथेन गैस से क्या होता है, मीथेन गैस से एक तरीके से मीथेन जो है एक तरीके से हमारी नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है सर। आपने पढ़ा होगा, मैंने बताया था आपको, मिनरल्स वाला जो चैप्टर था, एक तरीके से मिनरल्स एंड एनर्जी वाले चैप्टर में बताया था, बायोगैस इज द पार्ट ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। आप चाहो तो इस सॉलिड वेस्ट को अच्छे के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, बट आप क्या करते हो, आप उसको ऐसे खुले में छोड़ देते हो। तो कहीं ना कहीं है ना, यहां पे वही बोला गया है कि हम जो है किसी भी चीज को एक पॉजिटिव वे में यूज कर सकते हैं, लेकिन हम कर नहीं रहे हैं सर। क्लियर हुआ? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो यहां पे एक चीज, ये लास्ट में ये पॉइंट बहुत जरूरी है कि हम एक तरीके से अपनी एनर्जी की नीड्स को पूरा कर सकते हैं, अगर हम इसको ठीक तरीके से डिस्पोज ऑफ कर दें, ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलिए अब यहां पर एक तरीके से आप देखोगे, यहां पर एक केस की बात की जा रही है सर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस स्टडी है सर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। इस केस स्टडी के बारे में बात करें, आपको पूरा तुम्हें ही पढ़ना पड़ेगा, बट हाँ, मैं पूरा एक जो क्रक्स है वो दे देता हूं इस पूरे पैराग्राफ का, जो तुम्हारे एनसीईआरटी में दे रखा है, इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखा हुआ है। जब आपको पीडीएफ मिलेगा तो पीडीएफ में पूरा पढ़ लीजिएगा, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और पूरा मैंने ऊपर से लेकर नीचे तक बहुत ही सिंपल और बहुत ही लेमन भाषा में बताया आपको, ठीक है सर। अच्छा, इसकी हम बात करें तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल देने की कोशिश की है आपको कि किस तरीके से धौलारा जो था, धौलारा की बात कर रहे हैं सर, धौलारा जो है, धौलारा की हम बात करें तो एक किस तरीके से एक रोल मॉडल बना, किस तरीके से धौलारा में जो प्रॉब्लम्स थी, किस तरीके से इन प्रॉब्लम्स को केटर किया गया और इन पर काम भी किया गया। तो उसकी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्या समस्या क्या थी और क्या क्या किया गया। स्टार्टिंग में वही बोला गया है, धौलारा की हम बात करें कहां पर है, सबसे पहले पता होना चाहिए आपको, क्योंकि कोई भी केस स्टडी वाला क्वेश्चन बन सकता है आपका सीयूईटी में भी और आपका आपके बोर्ड्स में भी, ठीक है सर। अगर मैं धौलारा की बात करूं, धौलारा, ठीक है, तो ये जगह हमारे मेरठ के पास में है भाई, ज्यादा दूर नहीं है, इधर से पास ही पड़ती है भाई, ठीक है। हाँ, तो आप देखोगे कि यहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी सर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। आप देखोगे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन था सर, आप देखोगे वहां पे जो एनजीओस थे, जो गांव वाले थे, गवर्नमेंट जो थी, फैक्ट्री जो थी, इन्होंने एक तरीके से साथ में काम किया, और एक तरीके से इन्होंने एक रूल होता है बेसिकली, जिसको हम बोलते हैं पॉल्यूटेड स्पेस, यानी कि जिन्होंने पॉल्यूशन किया है वो इसको ठीक करेंगे सर, है ना। और आप देखोगे कि
एक तरीके से ये सारे जो लोग हैं, चाहे मैं बात करूं विलेजर्स की, चाहे मैं अलग अलग एनजीओ की बात करूं, गवर्नमेंट की बात करूं, प्लस मैं फैक्ट्री ओनर्स की बात करूं, है ना, इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करूं, आप देखोगे ये साथ में इकट्ठे हो गए और एक तरीके से इन्होंने, है ना, यहां पर जो भी सिचुएशन चल रही थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, उन प्रॉब्लम्स को केटर करने के लिए इन्होंने साथ में मिलकर काम किया ताकि हम दोराला का जो इन्वायरमेंट है उसको हम प्रोटेक्ट कर पाए, यहाँ पे वाटर बॉडीज जो है उनको फिर से हम क्या कर पाए, रिफिल कर पाए। और इसलिए वहां पे जो लोग, क्योंकि वहां पे लोग बहुत बीमार पड़ रहे थे, वहां पे जो भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज चल रही थी उसकी वजह से आप देखोगे वहां पे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा था। पॉल्यूशन के साथ साथ वहां पर जो वाटर था, क्योंकि उस वाटर को ठीक से ट्रीट नहीं किया जाता था, ऐसे ही फेंक दिया जाता था, ऐसे ही उसको, है ना, एक तरीके से छोड़ दिया जाता था, तो आप देखोगे वहां पे जितने भी वाटर बॉडीज थी, सरफेस वाटर बॉडीज सारी कंटेमिनेटेड थी। अब वहां पे बहुत सारी समस्याएं थी, वहां पे लोग भी बहुत बीमार हो रहे थे। तो एक तरीके से आप देखोगे विद द हेल्प ऑफ वेरियस एनजीओ, गवर्नमेंट एंड पीपल, आप देखोगे इन्होंने एक तरीके से आप बोल सकते हो प्रण लिया कि हम साथ में मिलकर काम करेंगे। ठीक है सर। आप देखोगे 3 साल की हम बात करें, 3 साल में, 3 साल के कंटिन्यूस एफर्ट्स के बाद आप देखोगे उनका जो हार्डवर्क था वो फाइनली क्या होता है, एक तरीके से उनका जो हार्डवर्क था, जो भी उन्होंने मेहनत की, जो भी उन्होंने स्टेप्स लिए, वो एक तरीके से अच्छे रिजल्ट शो करता है सर। और यही जो स्टोरी है, एक तरीके से धौराला जो होता है एक तरीके से रोल मॉडल बन के आता है सामने, है ना, किस किस तरीके से यहाँ की जो इकोलॉजी थी उसको किस तरीके से फिर से रिस्टोर किया धौलारा के लोगों ने, एनजीओ ने, गवर्नमेंट ने और फैक्ट्री ने। ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलिए अब देखोगे 2003 की हम बात करें, यहाँ पे कहानी बताई जा रही है। 2003 में आप देखोगे जो धौलाला जो थी वो एक तरीके से आप देखोगे बहुत ज्यादा ही पॉल्यूटेड थी सर। यहां पर जो गांव के लोग रहते थे आसपास, वहां पर आप देखोगे आसपास आप देखोगे पानी बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड था सर, क्योंकि पानी में बहुत सारे हैवी मेटल्स थे सर। कहां से आते थे सर, कहां से? तो ये जो सारा जो पानी था इंडस्ट्रीज का, वो सारा छोड़ दिया जाता था, एकदम रन ऑफ था वो, कहीं उसका कोई ठिकाना नहीं था सर, उसको कोई अनट्रीटेड वाटर था वो। वही पानी जो है एक तरीके से आप देखोगे जमीन के अंदर पर्कुलेट करता था, और जमीन के अंदर फिर वो जो है ना एक तरीके से पॉल्यूटेड वाटर है उसी को ये लोग यूज किया करते थे। तो आप देखोगे गांव में बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे थे। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, स्टार्टिंग में आप देखोगे गांव में जो ग्राउंड वाटर था वो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड था, बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड था। वहां पर पानी में आपको हैवी मेटल्स देखने को मिलते थे। क्यों सर, क्यों मिलते थे सर? इसमें यहाँ पे वो भी बताया गया है क्यों। क्योंकि धौराला में जो इंडस्ट्रीज थी वो क्या करती थी, वो अपने जो उनका एकदम केमिकल वाला वाटर है, जो उनका वेस्ट वाटर है, उसको बिना रिसाइकिल के, बिना उसको प्यूरिफाई किए हुए, उसको एक तरीके से क्या करती थी, उसको एक तरीके से अनट्रीटेड वेस्ट वाटर जो है उसको छोड़ दिया करती थी, है ना। इससे क्या हुआ, इससे हुआ ये कि इसको रिलीज करती थी, और रिलीज बिना बिना किसी भी फिल्टर के, बिना किसी रिसाइकलिंग के। इससे हुआ क्या कि वही जो पानी है वो नीचे पर्कुलेट कर गया, और इनका जो अंडरग्राउंड वाटर था वो भी पॉल्यूट हो गया सर। बहुत अच्छी बात है ना। ये एक तरीके से आप देखोगे अंडरग्राउंड वाटर में जाकर मिक्स हो गया। ठीक है सर। आप देखोगे कि जो एनजीओ वाले थे यहां पर कॉन्टिन्यूसली, है ना, प्रॉपर तरीके से आप देखोगे कि जो भी चल रहा था, यहां पर जो भी चीजें चल रही थी उसको एक तरीके से, है ना, वहां पर थोड़ी इसको मॉनिटर कर रहे थे एनजीओ के लोग। तो एनजीओ के लोगों ने मॉनिटर किया, और यहां पर गांव वालों की जो हेल्थ है वो चेक की, और आप देखोगे पता चला कि ये जो लोग हैं, है ना, घर घर जाके एक तरीके से चेक किया गया, और यहां पर पता चला कि भाई ये लोग तो क्या कर रहे हैं, ये लोग तो एक तरीके से आप देखोगे अशुद्ध पानी पी रहे हैं भाई, बहुत ही ज्यादा कंटेमिनेटेड वाटर पी रहे हैं सर। फिर हुआ ये कि ये जो गांव के लोग थे सर, गांव के लोग थे, लीडर्स वगैरह जो थे, और जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे, फैक्ट्री के जो लोग थे, इन्होंने डिस्कस किया, और एक तरीके से इस प्रॉब्लम का लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन निकालने का सोचा, ताकि लोगों की हेल्थ इंप्रूव हो सके, और धौराला की जो पूरी इकोलॉजी है, धौराला की जो पूरी, मेरे मुंह से बोल धौराला निकल रहा है, दौराला है ना, ठीक है, कुछ भी बोल लो, दौराला दौराला है ना, धौत निकल रहा है मेरे मुंह से। आई एम रियली सॉरी, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन का इशू है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। आप देखोगे दौराला की मैं बात करूं तो दौराला में यही आपको देखने को मिला कि इन लोगों ने एक तरीके से ना लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन निकाला इसका, कि हम लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अदर एनजीओ, है ना, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और विलेज कम्युनिटी। ठीक है सर, एंड विलेज कम्युनिटी। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। आप देखोगे कि यहां पर जब प्रॉपर तरीके से यहाँ पे, है ना, जब मीटिंग हुई तो यहाँ पे सामने निकल के आया कि भाई जो इंडस्ट्रीज है ना वो मेन कल्प्रेट है सर, मेन जो है कंट्रीब्यूशन वो इंडस्ट्रीज का है सर। और यहां पर ये भी आया सामने कि भाई जो इंडस्ट्रीज हैं वो काफी सीरियस है सर, वो भी सीरियस है काफी कि हम इस पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं सर। और वो इस चीज पर एग्री कर जाते हैं कि एक तरीके से आप देखोगे विलेज में जो कंडीशन है, धौराला के आसपास के जो भी गांव है, यहाँ पे जो कंडीशन है ये इंप्रूव होनी चाहिए सर। और इन्होंने बोला कि ठीक है, इंप्रूव करने के लिए जो भी होगा हम करेंगे सर, जो भी इनिशिएटिव लिया जाएगा वो हम करेंगे सर, है ना, क्लियर हुआ ना। चलिए सर, अब देखोगे कि यहां पर अब क्या हुआ, बहुत सारे यहां पर स्टेप्स लिए जाते हैं। साफ पानी के लिए इन्होंने क्या किया सर, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, साफ पानी के लिए आप देखोगे इन्होंने क्या किया, इन्होंने आप देखोगे जो भी, है ना, टैंक्स वगैरह जो थे इनकी कैपेसिटी फुल की सर। बहुत सारे टैंक्स वगैरह जो टूट गए थे उनको प्रॉपर तरीके से, उनको, है ना, उनको मेंटेन, उनकी मरम्मत करवाई प्रॉपर तरीके से, उनको, है ना, सही करवाया भाई। और आप देखोगे 900 मीटर लॉन्ग न्यू पाइपलाइन was installed so that safe water could be reached to the every home।
तो आप देखोगे ये जो बड़े बड़े पहले टैंक्स बनवाए जो भी, और इन्होंने एक काम और किया सर, बहुत सारी जो वाटर बॉडीज थी वो कंटेमिनेटेड थी, तो आप देखोगे उन वाटर बॉडीज को प्रॉपर तरीके से फिलअप किया जाता है, उनका उनका लेवल बढ़ाया जाता है ताकि ग्राउंड लेवल भी बढ़ जाए सर। बहुत सारी जो वाटर बॉडीज थी इनको साफ किया गया सर, ताकि एक तरीके से आप देखोगे उस पानी का इस्तेमाल किया जा सके, जो ग्राउंड वाटर है फिर से रिचार्ज हो सके, ताकि ग्राउंड वाटर में जो लेवल बढ़ गया है हैवी मेटल्स का वो कम हो थोड़ा सा, ठीक है ना। फिर आप देखोगे कि बहुत सारी वाटर बॉडीज जो थी, है ना, बहुत सारे जो एक तरीके से आप देखोगे जितनी वाटर बॉडीज थी उनकी इन्होंने क्या किया, इनको प्रॉपर तरीके से आप देखोगे मरम्मत भी कराई, बहुत सारी वाटर बॉडी टूटी हुई थी वो ध्यान ही नहीं देता, आसपास गंदगी बहुत ज्यादा थी वो साफ सफाई करवाई। फिर इन सारी वाटर बॉडीज को आप देखोगे प्रॉपर तरीके से पाइप के थ्रू लिंक किया ताकि घर घर में साफ पीने का पानी आ सके। क्लियर हुआ ना। चलिए आप देखोगे जो गांव के बहुत सारे जो पॉन्ड्स वगैरह जो थे उनको क्लीन किया गया, क्यों, क्योंकि इनमें बहुत सारी सिल्ट वगैरह जमा थी सर, और क्लीन करने के बाद आप देखोगे उनमें पानी वानी साफ पानी भरा गया, सो दैट कि वहां पे ग्राउंड वाटर जो है रिचार्ज हो सके सर। और आप देखोगे कि एक तरीके से आप देखोगे कि यहां पर ये सारे स्टेप्स लेने के बाद, ये सारे स्टेप्स लेने के बाद आप देखोगे उनको रिजल्ट दिखने शुरू हुए सर। और प्रॉपर तरीके से उन्होंने एक चीज और की सर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को भी यूज किया सर। क्यों सर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में क्या होता है कि आप जो रेन वाटर है उसको एक तरीके से आप स्टोर करके रखते हो। इससे क्या हुआ, इससे हुआ ये कि जो इनका है ना, जो इनका वाटर जो कंटेमिनेट हो चुका था वो एक तरीके से वो जो कंटेमिनेटेड वाटर जो है, कंटेमिनेटेड वाटर जो है उसमें वो डाइल्यूट हो जाए और उसका लेवल कम हो जाए। क्योंकि समझो हमें क्या करना है, वाटर पहले से हमारा कंटेमिनेटेड है सर, अब उसका लेवल कम करने के लिए हम उसमें एक अच्छा पानी डालेंगे ना, फ्रेश वाटर डालेंगे उसमें। तो आप देखोगे कि उसको बैलेंस करने के लिए आप देखोगे हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को एक तरीके से स्टार्ट किया इन लोगों ने उस टाइम पर कि क्यों किया, ताकि वो जो कंटेमिनेटेड वाटर जो है वो एक तरीके से डाइल्यूट हो जाए सर, है ना। टू डाइल्यूट द कंटेमिनेटेड आफ्टर द मॉनसून एंड 1000 ट्रीज वर प्लांटेड टू इंप्रूव द एनवायरमेंट। इसके अलावा आप देखोगे इन्होंने 1000 से ज्यादा जो एक तरीके से आप देखोगे 1000 से ज्यादा जो पेड़ थे वो लगाए, 1000 से ज्यादा पेड़ लगाए, ताकि क्या हो सके, ताकि एक तरीके से वहां पर वहां की जो इकोलॉजी है उसमें एक तरीके से बैलेंस आ सके। तो ये सारी जो चीजें इन लोगों ने की, ये सारी जो चीजें इन्होंने, ये सारी प्रैक्टिस जो है इन्होंने की, और एक तरीके से आप देखोगे यहां पर बहुत सारे फायदे दिखे। इसके बाद लॉन्ग टर्म में आप देखोगे इसमें फायदे बहुत ज्यादा दिखे, यहाँ की एट द एंड फिर यहाँ पर साफ पानी आ गया, ठीक है। यहाँ पर जो एक तरीके से जो इंडस्ट्रीज थी, जो एक तरीके से है ना अनट्रीटेड जो वाटर था उसको रिलीज कर दिया करती थी, उसमें भी इन्होंने बहुत सारे इंप्रूवमेंट किए ताकि उस पानी को फिर से वो रिलीज ना करे, है ना। अब क्या होगा, पानी को प्रॉपर तरीके से फिल्टर किया जाएगा, अलग अलग ट्रीटमेंट्स दिए जाएंगे, उसके बाद रिसाइकल करके उसके बाद छोड़ा जाएगा बाहर। तो ये सारे स्टेप्स लेने के बाद आप देखोगे कहीं ना कहीं धौराला ने अपनी जो इकोलॉजी है उसको रिक्लेम कर लिया सर। क्लियर हुआ ना। चलिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। अब एक काम कर लेते हैं भाई, अब एक नया टॉपिक पढ़ते हैं। अब नया टॉपिक हमारा रूरल अर्बन माइग्रेशन। अब इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं, तो समझो ये रूरल अर्बन माइग्रेशन बहुत बड़ी चीज है। अब इससे क्या हुआ है, इससे आप देखोगे इससे ही कनेक्टेड एक टॉपिक है आगे, प्रॉब्लम ऑफ स्लम्स, वो इससे जुड़ी हुई है। अब होता क्या है कि भाई ये जो अर्बन, देखो माइग्रेशन के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, और माइग्रेशन कई तरह के होते हैं सर, अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन, अर्बन टू रूरल माइग्रेशन, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, है ना। तो लेकिन सबसे जो कॉमन माइग्रेशन है वो कौन सा देखने को मिलता है, वो आपको ये देखने को मिलता है, रूरल अर्बन माइग्रेशन। इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्लियर हुआ ना। तो आप देखोगे अगर बात करें सबसे ज्यादा आपको इंडिया में क्या देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा आपको इंडिया में जो है रूरल अर्बन माइग्रेशन देखने को मिलता है सर इन एरियाज में, यानी कि जो लोग हैं वो गांव से शहर की तरफ आ जाते हैं, है ना। लोग जो है गांव से शहर की तरफ आ जाते हैं, ठीक है ना। अब क्यों आते हैं सर, अपनी फैमिली को छोड़ के, अपनी स्पाउस को छोड़ के क्यों आते हैं सर, अब क्योंकि कोई ना कोई मजबूरी रही होगी। क्यों आते हैं सर भाई, इट्स वेरी सिंपल, एम्प्लॉयमेंट के लिए, काम के लिए। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम जो गांव में लोग हैं ये लैंडलेस है या फिर बहुत कम जमीन है, तो इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। ज्यादा पढ़े लिखे होते नहीं है तो ये इनको अनस्किल्ड काम करने पड़ते हैं। अनस्किल्ड ये जो वर्कफोर्स है बहुत ज्यादा आपको इंडिया में दिखेगा जो कि गांव से शहर की तरफ आता है ना। और इसके कई सारे फैक्टर्स हैं सर। आप देखोगे पहली बात तो शहरों में लेबर की डिमांड बहुत ज्यादा होती है सर, है ना। और दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि भाई जो गांव के पास छोटे मोटे शहर जो होते हैं, या फिर गांव की हम बात करें या फिर इसके आसपास जो भी छोटे मोटे शहर हैं सर, यहां पर आपको कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, या फिर बहुत कम जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं सर, है ना। और एक तरीके से सबसे बड़ी बात बोली गई है कि एक तरीके से अनबैलेंस्ड पैटर्न देखने को मिलता है डेवलपमेंट का, यानी कि कुछ जगह जो है जहां पर आपको बहुत ज्यादा भीड़ आती हुई दिखाई देगी, लाइक दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, यहां पे सबसे ज्यादा लोग आते हैं सर, सबसे ज्यादा लेबर यहीं पे आती है। क्यों, क्योंकि एक तरीके से इंबैलेंस ग्रोथ होता है। ग्रोथ का पहला फीचर ये होता है कि ग्रोथ एक तरीके से एक्सक्लूसिव टर्म है सर। ग्रोथ का मतलब ही यह है कि सबका साथ सबका विकास। तो अब यहां पर इंडिया में क्या, इंडिया में एक तरीके से आपको इंबैलेंस देखने को मिलता है ग्रोथ में, डेवलपमेंट में।
कहीं हो रहा है तो कहीं नहीं हो रहा, जहां डेवलपमेंट नहीं हो रहा, अब बेचारे वहां पे लोग क्या करेंगे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो कहां जाएंगे वो, जहां पर ग्रोथ हो रही है, जहां पर डेवलपमेंट हो रहा है, तो वहां पर उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है सर। क्लियर हुआ ना? चलिए इंडिया की अगर हम बात करें तो आप देखोगे कि शहरों की पॉपुलेशन इसी वजह से आप देखोगे काफी फास्ट तरीके से बढ़ रही है सर। क्यों? क्योंकि सारी जो फैसिलिटीज, अच्छे अच्छे कॉलेजेस की हम बात करें, अच्छी जॉब्स की हम बात करें, हर चीज आपको कहां देखने को मिलेगी सर? हर चीज आपको जो है दिल्ली में ही देखने को, सॉरी, हर चीज आपको शहरों में ही देखने को मिलेगी। और होता क्या है कि भाई जो छोटे मोटे शहर होते हैं, गांव होते हैं, उनमें क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम होती हैं, तो इससे क्या होता है साहब, देखोगे लोगों को एक तरीके से सीधा सीधा शहर में आना पड़ता है ना, क्योंकि ये जो जगह होते हैं, छोटे मोटे शहर जो होते हैं ना, इनको हमेशा बाईपास करना होता है। इनको बाईपास करके ये लोग कहां आते हैं? ये लोग सीधा सीधा आप देखोगे जो मेगा सिटीज होते हैं या फिर जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो होते हैं, वहां पर ये आते हैं अपने लाइवलीहुड के लिए, ठीक है ना? क्योंकि आप देखोगे ना, छोटे शहरों में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है ही नहीं, क्योंकि हमारी ग्रोथ जो हो रही है, हमारा जो डेवलपमेंट हो रहा है, वही एक तरीके से इंबैलेंस है, वो कहीं ज्यादा हो रहा है, कहीं कम हो रहा है, ठीक है ना? क्लियर हुआ? चलिए अब यहीं पर फिर से केस स्टडी है। अब ये केस स्टडी थोड़ा सा कोई मतलब ऐसी कोई रियल लाइफ पे बेस्ड नहीं है, बस यहां पर एग्जांपल लिया गया है और यहां पर आपको बताया गया है कि अर्बन टू रूरल टू अर्बन माइग्रेशन क्यों होते हैं सर, है ना? इस एग्जांपल के थ्रू यहां पे जो एग्जांपल है वो मैं बहुत जल्दी में पढ़ा रहा हूं, देखो एक लाइन करके पढ़ाऊंगा, बहुत टाइम लगेगा, मैं जल्दी में बताता हूं आपको। रमेश की कहानी है यहां पर, और रमेश की हम बात करें तो एक देखोगे अभी अभी एक तरीके से इस पूरे केस स्टडी में ये बीच वाला पार्ट उठा लिया गया है, मतलब स्टार्टिंग तो हम यहां से करेंगे इस पूरे इसकी, यहां से 15 साल पहले, है ना? तो पहले एक बीच की स्टोरी सुना रहा हूं मैं, जैसे मूवीज में होता है ना वैसे। हाँ, तो आप देखोगे रमेश की हम बात करें, एक तरीके से एक तरीके से आप देखोगे वेल्डर कंस्ट्रक्शन में काम करता है, वो कंस्ट्रक्शन साइट में एज अ वेल्डर की तरह काम करता है, कंस्ट्रक्शन साइट में एज अ वेल्डर की तरह काम करता है। कहां पर है सर ये जगह? आपको जो एक तरीके से उड़ीसा में देखने को मिलती है, इसका नाम है तलचर, है ना? तलचर की हम बात करें तो एक कॉन्ट्रैक्टर है, और सॉरी मैं कह रहा हूं कॉन्ट्रैक्टर है तो आप देखोगे ये किसकी तरह काम करता है, एक तरीके से आप देखोगे ये कंस्ट्रक्शन साइट पे एज अ वेल्डर की तरह काम करता है, और ये तलचर में काम करता है जो कि उड़ीसा में है। अच्छा, कितने साल से? 2 साल से कर रहा है सर। अगर मैं इसकी बात करूं तो आप देखोगे ये अपना जो कॉन्ट्रैक्टर था, इसके साथ में काफी सारी जगह जगह जो है काम कर चुका है, जैसे सूरत की बात करूं, मुंबई, गांधीनगर, बारूच की हम बात करें, है ना, जामनगर की हम बात करूं, तो यहां पर इसने काम किया है सर अपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ। आप देखोगे ठीक है सर, आप देखोगे कितने पैसे मिल जाते हैं, तो इसको महीने के 20,000 रुपए मिल जाते हैं सर, है ना? तो ही, और हाँ सॉरी, पैसे तो ज्यादा मिलते होंगे, लेकिन हाँ सॉरी, यहाँ पे क्या बोला गया कि ये अपनी फैमिली को कितना रेमिट करता है, यानी कि कितने पैसे भेजता है। जैसे आपकी जॉब लग जाएगी तो आपकी फैमिली को भेजा करोगे ना कुछ पैसे, मैं भेजता हूँ अपने घर वालों को, तो आप देखोगे ये अपने 20,000 रुपए जो है वो किसको भेज देता है? फादर साहब को, है ना? इसके जो, है ना, इसका जो नेटिव विलेज है वहां पर जो है अपने पिताजी को भेज देता है सर, है ना? आप देखोगे कि ये जो रेमिटेंस दे रहा है अपने फैमिली को, ये कुछ हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प करता है जो हर महीने, इसका ये क्या करते हैं? तो आप देखोगे ये भाई कंजम्पशन के लिए, खाने पीने में, हेल्थ केयर, एजुकेशन, स्कूलिंग, इन सब के लिए इस्तेमाल हो जाता है। कुछ पार्ट जो है आप देखोगे ये एग्रीकल्चर में लगा देते हैं, खेती वेती में, है ना? कुछ पैसे बचा के इन्होंने सेविंग्स कर कर आप देखोगे इन्होंने बहुत सारा जो लैंड है वो भी खरीद लिया सर, बहुत अच्छी बात है। आप देखोगे कहीं ना कहीं पहले के मुकाबले जो रमेश की फैमिली के जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हुए हैं सर, ये बोला गया यहां से लेके यहां तक, ठीक है ना? क्लियर हुआ? चलिए अब यहां पर बात की जा रही है कब की, आप हमारी स्टोरी शुरू हो चुकी है, लेकिन 15 साल पहले, है ना, 15 साल पहले ऐसी सिचुएशन नहीं थी सर, बहुत ही खराब सिचुएशन थी रमेश की फैमिली की सर। आप देखोगे बहुत ज्यादा टफ टाइम से जो है ये जा रहे थे, गुजर रहे थे ये लोग, और आप देखोगे 3 भाई थे सर, और ये एक तरीके से आप देखोगे बेयरली सर्वाइव कर पाते थे। क्लियर हुआ? है ना? क्यों? क्योंकि इनके पास लैंड बहुत कम था सर, 3 एकड़ का लैंड है सर, और 3 भाई है सर, कैसे सर्वाइव करेंगे? फैमिली जो थी वो कर्जे में बहुत ज्यादा डूबी हुई थी, और एक तरीके से आप देखोगे कि रमेश जो था बेचारा, इसको अपनी क्या करनी पड़ी, उसको अपनी स्टडी जो है वो डिसकंटिन्यू करनी पड़ी सर। और 9वीं के बाद आप देखोगे, 9th क्लास के बाद आप देखोगे इसने अपनी पढ़ाई करनी छोड़ दी सर, ये ऐसी कहानी बताई गई है है ना? और फिर क्या होता है, शादी वादी जल्दी करवा दी जाती है, तो इनकी भी शादी करवा दी गई, और आप देखोगे कि अब देखो इसकी पढ़ाई छूट चुकी है, लेकिन काम तो करेगा ना, क्योंकि फैमिली की सिचुएशन बहुत खराब है, फैमिली की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। तो आप देखोगे काम क्या किया इसने, तो आप देखोगे इसने काम के लिए आप देखोगे इधर उधर ढूंढना शुरू किया, फिर इसका एक जान पहचान का बंदा था गांव में ही, तो उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ। वो एक बंदा जो था वो एक तरीके से आउट माइग्रेंट था, वो बाहर काम करता था सर। कहाँ काम कर रहा था सर? वो लुधियाना में, है ना, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए वो लुधियाना में काम कर रहा था, और वो हर महीने अपनी फैमिली के लिए जो है पैसे वैसे भी भेजता था सर। तो ये बहुत इंप्रेस हुआ सर, है ना? और आप देखोगे अपनी फैमिली की गरीबी खत्म करने के लिए आप देखोगे उसको मजबूरी में आकर जो है लुधियाना में काम करना पड़ा, लुधियाना में। क्लियर हुआ ना? पहली जॉब इसकी लुधियाना में लगी, और आप देखोगे फिर आप देखोगे ये एक तरीके से पंजाब में आ गया अपने दोस्त के साथ, क्योंकि लुधियाना हमारा पंजाब में ही आता है, तो आप देखोगे ये अपने पंजाब में पंजाब में आ गया ये अपने फ्रेंड के साथ, और एक तरीके से जॉब भी की सर। और आप देखोगे इसने कहां जॉब की, तो वूलन फैक्ट्री में जॉब की 6 महीने सर। कितना सर? 20 रुपए डेली का मिलता था उसको, जो कि बहुत कम था, ये बात है 1988 की और एक तरीके से यहां पर आप देखोगे कि
ये जो क्राइसिस चल रहा है सर, अपार्ट फ्रॉम द क्राइसिस ऑफ मैनेजिंग पर्सनल एक्सपेंडिचर फॉर्म इज, है ना, मीगर इनकम का मतलब क्या होता है? मीगर इनकम का मतलब होता है बहुत कम इनकम। मीगर का मतलब क्या होता है? बहुत ही कम, बियर मिनिमम, है ना, बहुत कम इनकम जो है इसकी बात की जा रही है ना। और आप देखोगे कि बहुत ज्यादा यहां पर देखो, ये एक तरीके से एक क्राइसिस तो उसके खिलाफ चल ही रहा है। क्या चल रहा है भाई? एक तरीके से एक्सपेंडिचर का, एक तरीके से आप देखोगे कि वो अपने पर्सनल खर्चे भी अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन दूसरा क्राइसिस भी यहां पे इसको सामने इसको झेलना पड़ रहा है। क्यों? एक तरीके से आप देखोगे कल्चरल एनवायरमेंट क्राइसिस। आप देखोगे इसका मतलब क्या हुआ सर? ये बहुत ही जरूरी चीज है। आप देखोगे, है ना, डिफिकल्टी इन एसिमुलेशन टू द न्यू कल्चरल एंड एनवायरमेंट। आप देखोगे कहीं आप जाते हो तो वहां का कल्चर डिफरेंट होता है। आप जैसे कहीं भी आप बाहर जाओगे, हाँ, यूएस वगैरह चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, पढ़ने के लिए आप जाओगे, बहुत सारे बच्चे में भी हो सकता है जाएं भी फ्यूचर में, तो वहां पर थोड़ा सा कल्चर अलग है, वहां के लोग अलग है, वहां का एनवायरमेंट अलग है, तो उसमें उधर एडजस्ट होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो दूसरा यहाँ पे ये इसको प्रॉब्लम हो रही थी। पहला तो बेचारा ये अपना खर्चा ही नहीं चला पा रहा, और फिर आप देखोगे वहां का कल्चर डिफरेंट था थोड़ा सा, तो इसको प्रॉब्लम हुई सर, है ना। फिर आप देखोगे उसने डिसाइड किया कि भाई ये थोड़ा सा काम वाम चेंज करेगा, और लुधियाना से कहां चला गया भाई? सूरत चला गया सर। इसकी फ्रेंड ने गाइड किया था उसको, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। फिर आप देखोगे इसने अपनी स्किल्स को इंप्रूव किया, उसने वेल्डिंग की जो स्किल्स थी वो सीख ली सर सूरत में। और आप देखोगे कि अलग अलग जगह पर इसने मूव किया, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। और फाइनली आप देखोगे कि धीरे धीरे इसकी सैलरी बढ़ती गई, इसकी स्किल्स इंप्रूव होती गई, और एक तरीके से आप देखोगे कि धीरे धीरे इसकी जो फैमिली की कंडीशंस थी वो एक तरीके से इंप्रूव होने लगी सर। क्लियर हो ना। लेकिन दिक्कत क्या हुई? दिक्कत ये हुई कि भाई सबसे बड़ी बात क्या है भाई, एक तरीके से आप देखोगे इसको वो पेन को बियर करना पड़ रहा था कि इसको अपनी स्पाउस, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को छोड़ के, अपने फैमिली को छोड़ के जो है बाहर शिफ्ट होना पड़ रहा है सर, है ना। और इसकी जॉब जो है बहुत ज्यादा टेम्परेरी है और एक तरीके से ट्रांसफरेबल भी है। तो ये केस स्टडी से आपको एक तरीके से पता लगा कि जो आउट माइग्रेंट्स जो होते हैं, जो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन करते हैं, भाई इनको कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक तो इनका पे स्केल बहुत कम होता है सर। यहां पे बताया गया प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर कमेंट दिया गया है इस पर कि एक तरीके से हम डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें तो यहां पर जो भी हमारे सेमी स्किल्ड की हम बात करें, पुअर जो लोग होते हैं, फिर अनस्किल्ड जो लेबर होते हैं, लाइक रमेश के एग्जांपल दिया गया है। तो जब ये माइग्रेट करते हैं, जब ये माइग्रेशन करते हैं, देखो यहां पर हम पढ़े लिखे लोगों की बात नहीं कर रहे। अब ऐसे तो आप भी करोगे माइग्रेट भाई, अगर आप छोटे शहर में रह रहे हो तो आप भी तो माइग्रेट करोगे ना यार, सिंपल सी बात है। लेकिन हाँ, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो एक तरीके से अनस्किल्ड है, बहुत पुअर है, गरीब है, और या फिर सेमी स्किल्ड भी है, उनकी मैं बात कर रहा हूं। जब वो माइग्रेट करते हैं, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो भाई, आप माइग्रेट करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि आप एक तरीके से व्हाइट कॉलर जॉब में आओगे, है ना, व्हाइट कॉलर, गोल्ड कॉलर, ठीक है। लेकिन ये लोग जो है एक तरीके से आप देखोगे, ये जो लोग हैं वो एक तरीके से क्या है, प्रॉपर तरीके से, है ना, इलिटरेट है, या फिर कम पढ़े लिखे हैं, या फिर आप देखोगे इनके पास कोई भी स्किल नहीं है, तो इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। और स्पेशली मैं बात करूं डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, यहां पर पे स्केल बहुत कम होता है सर। आप देखोगे इनको कम से कम, है ना, वेजेस में जो है अपना गुजारा करना पड़ता है। और मैक्सिमम जो लोग हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, जहां पर इनकी जॉब का कोई भी भरोसा नहीं होता सर। आप समझो यहां पे प्रॉब्लम क्या क्या है। वेजेस बहुत कम है सर। वेजेस जो है आप देखोगे जो वेजेस है ये क्या है सर, लो है सर। पहली प्रॉब्लम ये होगी सर। क्लियर हुआ ना। चलिए, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए वेजेस बहुत कम है सर। आपकी जगह का कोई ठिकाना नहीं है। आपने क्या किया, है ना, आपने क्या किया, आपने अपने स्पाउस को, यानी कि अपनी जो वाइफ है उसकी हम बात करें, है ना, फिर हम बात करें आपके, है ना, जो आपके जो भी आपके बच्चे हैं सर, इनकी हम बात करें, बच्चे की बात करें, फिर पूरा फैमिली लिख लेते हैं। आपने अपनी फैमिली को छोड़कर आप कहां शिफ्ट हो गए सर? आप कहां शिफ्ट हो गए? आप बाहर शिफ्ट हो गए सर, है ना। तो आपके बच्चों को, आपकी बीवी को आपके घर के बड़े देख रहे हैं सर, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। और आप देखोगे कि इस वजह से यहां पर बोला जाता है कि जो रूरल अर्बन माइग्रेशन जो है एक तरीके से, और हाँ, यहां पर एक चीज और है, याद रखना कि यहां पर आपको एक चीज और देखने को मिलती है कि इंडिया में अगर आप देखोगे कि जो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन है ये किसके द्वारा डोमिनेट किया जाता है, आप देखोगे, तभी आप देखोगे ना कि यहां पर जो मैक्सिमम, क्योंकि देखो जो फीमेल्स है वो क्या करेंगी, वो इतनी पढ़ी लिखी है नहीं। अब भाई जब उनका हस्बैंड पढ़ा लिखा नहीं है, वो क्यों पढ़ी लिखी होंगी? तो उनका काम है वो अपने बच्चों को देखेंगी सर। और यही रीजन है कि भाई आप देखोगे मैक्सिमम आपको जो माइग्रेशन देखने को मिलता है वो आपको, है ना, मेल वर्कर्स का देखने को मिलता है। इससे एक प्रॉब्लम और क्रिएट होती है, इसको हम बोलते हैं सेक्स रेशियो इंबैलेंस। यानी कि आप देखोगे अगर ये लोग, जो लोग हैं वो शहर में चले जाएंगे तो शहर में एक तरीके से सेक्स रेशियो जो होगा वो एक तरीके से इम्बैलेंस हो जाएगा। क्लियर हुआ ना। हाँ, क्योंकि वहां पर आपको मेल ज्यादा दिखेंगे, फीमेल कम दिखेंगी। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जो माइग्रेशन लोग कर रहे हैं उसमें मेल्स बहुत ज्यादा हैं। क्लियर हुआ ना। चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अब ये कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं भाई, इन फैक्ट्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके बारे में। आप देखोगे किसके बारे में बात की गई है सर? हाँ, ये कुछ नंबर, देखो इनको ना एक तरीके से आप देखोगे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है इनके ऊपर। कोई लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन इससे केस स्टडी वगैरह आ सकती है। तो इसमें कुछ डेटा दे रखा है अभी यहाँ पर, और बताया गया कि कितनी पॉपुलेशन जो है फ्यूचर में एक तरीके से माइग्रेट होने वाली है शहरों की तरफ। शहरों की जो पॉपुलेशन है कितनी बढ़ने वाली है वो सब यहाँ पे बताया गया। आप देखोगे 40% जो पॉपुलेशन है ना, आप देखोगे वर्ल्ड की,
जिसमें आप देखोगे 6 बिलियन, अब तो खैर 7-8 बिलियन से ऊपर हो गया, 8 बिलियन से ऊपर हो गया, लेकिन अभी की हम ये डेटा के अकॉर्डिंग हम बात करें, 6 बिलियन की जो पॉपुलेशन है, 47% जो पॉपुलेशन आप देखोगे वो शहरों में रह रही है। अब ये पुराना डेटा दे रखा है, तो इस डेटा को थोड़ा सा इग्नोर करना, इस डेटा को थोड़ा सा इग्नोर करना है। तुम्हारी बुक में थोड़ा सा पुराना डेटा दे रखा है, क्लियर हो ना? हाँ, नया वाला डेटा दे रखा हो तो उसको देख लेना, लेकिन हाँ, यहां से पढ़ो थोड़ा सा। यहां पे बोला गया है कि बाई 2015 एस्टिमेटेड 2/3 जो पॉपुलेशन होगी दुनिया की, वर्ल्ड पॉपुलेशन, ये कहां रह रही होगी सर? ये एक तरीके से अर्बन एरियाज में रह रही होगी, है ना? और इससे क्या होगा? इससे आप देखोगे प्रेशर किस पर आएगा? प्रेशर आएगा अर्बन एरियाज पे, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वहां पे जो रिसोर्सेज है, रिसोर्स बेस है, उस पर जो है बहुत ज्यादा क्या आने वाला है सर? एक तरीके से आप देखोगे प्रेशर आने वाला है ना? क्लियर हो ना? हाँ, तो आप देखोगे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हम बात करें सैनिटरी की, हेल्थ, क्राइम प्रॉब्लम्स, अर्बन प्रॉब्लम्स, ये फ्यूचर में शहर फेस करने वाले हैं सर, है ना? क्लियर हुआ ना? आप देखोगे कि अर्बन पॉपुलेशन ग्रो एज अ रिजल्ट ऑफ नेचुरल, और याद रखना कि जो अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है सर, ये कैसे हो रही है सर? तो नेचुरल इंक्रीज हो रहा है सर, है ना? बर्थ माइनस डेथ, ठीक है ना? फिर आप देखोगे यहां पर नेट माइग्रेशन इन, यानी कि बहुत सारे जो लोग हैं वो गांव से शहर की तरफ आ भी रहे हैं सर। जब बहुत सारे जो लोग हैं वो मूव इन कर जाते हैं गांव से शहर में, क्लियर हुआ ना? ये सारी चीजें होगी। आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर होगी, इतनी चीजें क्लियर होगी हैं? फटाफट से बताओ हाँ या ना, फटाफट से बोलो जल्दी से, इतनी चीजें क्लियर होगी हैं? इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी, आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। क्लियर हो गई है? पक्की बात है? ठीक है, बहुत ही बढ़िया। पानी पानी दे दो थोड़ा सा। चलिए ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? अब देखो ध्यान से देखो फटाफट से। अब मैंने बोला कि अगर मैं अर्बन पॉपुलेशन की बात करता हूं तो आप देखोगे इसमें जो पॉपुलेशन तुम्हें बड़ी हुई दिख रही है, अब ये इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं? तो यहां पे पहला बोला गया है क्या? पहला यहां पे वही बोला गया है भाई कि कितने बर्थ हुए, कितने डेथ्स हुए, ठीक है ना? तो एक तरीके से नेचुरल, ये नेचुरल हो गया। इसमें से आप देखोगे फिर आपको ये भी यहां पे देखना पड़ेगा कितने नेट इन माइग्रेशन है। इन माइग्रेशन मतलब कितने लोग आ गए हैं। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो माइग्रेट भी कर जाते हैं, मैंने बोला अभी कि अर्बन टू रूरल टू अर्बन माइग्रेशन आपको देखने को मिलता है। फिर यहां पर आप देखोगे कि कुछ केसेस में आपको ये देखने को मिलता है कि कुछ एरिया ऐसे होंगे जो पहले आप देखोगे अर्बन एरियाज में आते होंगे सर, है ना? सॉरी, कुछ जो एरियाज होंगे वो एक तरीके से उनको रिक्लासिफाई किया गया होगा एज अ अर्बन एरिया, यानी कि आप देखोगे फॉर्मली वो क्या थे? फॉर्मली आप देखोगे वो रूरल पॉपुलेशन में काउंट किए जाते थे, बट अब क्या हुआ? अब जैसे टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ा तो आप देखते हो बहुत सारे जो एरियाज हैं वो डेवलप हो जाते हैं, है ना? छोटे मोटे शहर होते हैं वो बड़े बड़े शहरों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जैसे हम बात करें नोएडा की, गुड़गांव की, अब यहाँ पे आप देखोगे ना, आज से 20-25 साल पहले आप देखोगे ये पूरा गांव हुआ करता था, पूरा गांव है, आज के टाइम पर शहर है, लेकिन उस टाइम पर पूरा गुड़गांव, पूरा नोएडा की हम बात करें, ग्रेटर नोएडा की हम बात करें, ये सारे गांव हुआ करते थे भाई। यहाँ पे गांव थे, जंगल थे बस। लेकिन अब क्या है सर? यहाँ पर प्रॉपर इंडस्ट्रीज है सर, है ना? यहाँ पे शहर है, यहाँ पे शहर की पॉपुलेशन है। तो बहुत सारे एरियाज ऐसे थे जो पहले एक तरीके से आपको जो है, आप जैसे उनको पहले एज अ रूरल एरिया क्लासिफाई किया करते थे, लेकिन अब जो है नाउ दे आर, है ना, नाउ दे आर काउंट, दे काउंट इन अर्बन एरियाज, ठीक है ना? तो ऐसा कुछ होगा तो आप देखोगे तो आपको शहर की पॉपुलेशन बढ़ती हुई दिखाई देगी। यहां पे बोला गया है, अगर मैं इंडिया की बात करूं, अगर आप देखोगे अराउंड, है ना, 1961 की हम बात करें, अभी तक की हम बात करें 1961 से, है ना, आप देखोगे तो कहीं कहीं ना कहीं 60% जो पॉपुलेशन है, अर्बन ग्रोथ जो है 60% की हम बात करें, 60% जो अर्बन ग्रोथ हुई है, उसमें से आप देखोगे 29% जो ग्रोथ है वो कहां से हुई है सर? वो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन से हुई है। यानी कि आप देखोगे 60% की जो ग्रोथ हुई है, 60% देखने को मिलती है सर, है ना? आप देखोगे अगर मैं एस्टिमेटेड देखूं, आफ्टर 1961 अराउंड 60% पॉपुलेशन ऑफ द अर्बन ग्रोथ हैज बीन एट्रीब्यूटेड, 60% ग्रोथ हुई है सर। और उस 60% ग्रोथ में आप देखोगे हमारी जो 29% ग्रोथ है वो हमारी कैसे हुई है सर? वो हमारी अर्बन टू रूरल माइग्रेशन के थ्रू, सॉरी, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन के थ्रू हुई है सर। अब इस माइग्रेशन से क्या हुआ? इस माइग्रेशन से आप देखोगे सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू हुई, प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम्स। स्लम्स मतलब जो हमारी झुग्गी झोपड़ियां होती हैं, अभी थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा तो मैं शायद पता भी चल जाएगा थोड़ा सा। ये देखो, ये इट्स अ परफेक्ट एग्जांपल। आप देखोगे ये क्या, धारावी का सीन है, ये पूरा धारावी है ये, और धारावी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्लम इन एशिया, बहुत बड़ा स्लम है ये। और आप देखोगे बहुत बड़ा प्रॉब्लम, बहुत बड़ी है, मतलब ये प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्लम की। तो अब देखोगे ना कहीं पिछले वाले टॉपिक से कनेक्टेड है, ये वाला टॉपिक, है ना, पिछले वाले टॉपिक से कनेक्टेड है टॉपिक से। क्यों? क्योंकि हम यहां पर बात करेंगे कि भाई रूरल टू अर्बन माइग्रेशन के क्या इफेक्ट होते हैं। अब समझो कि वो जो वर्कर है, जो अनस्किल्ड है, उसके पास पैसा नहीं है, जो लो वेजेस पे जो है क्या करता है सर? काम कर रहा है सर, है ना, अपने लाइवलीहुड को लो वेजेस पे चला रहा है, जिसमें वो अपने घर पे भी पैसे भेजता है। अब वो एक शहर में आके, इतने महंगे शहर में, जहां पर आप देखोगे रूम रेंट इतना ज्यादा है, अकोमोडेशन इतना महंगा है, वहां पर वो एक तरीके से आप देखोगे एक अच्छी लाइफ कैसे अफोर्ड कर सकता है। और यहीं से शुरू होती है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ स्लम्स, है ना, यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है स्लम्स की सर। आप देखोगे अगर मैं बात करूं अर्बन और रूरल एरियाज की, आप देखोगे इनके फंक्शंस थोड़े से आपको अलग मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस है। और ये डिपेंड करता है, ये कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है कि भाई हमारे इंडिया में रूरल
और अर्बन की डेफिनेशन थोड़ी अलग है। आप देखोगे हमारे देश में रूरल पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन है जो मैक्सिमम एग्रीकल्चर कर रही है, जो प्राइमरी एक्टिविटीज कर रही है, वही अर्बन पॉपुलेशन सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज कर रही है। आप देखोगे कि इनके फंक्शंस अलग होते हैं। और आप देखोगे यहां पे ये भी बोला गया है कि समटाइम्स है ना, ये दोनों को एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट की हम बात करें तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, समटाइम्स कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, यानी कि एक दूसरे की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। क्लियर हुआ ना। हम गांव वाले जो है एक तरीके से जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो शहर में भेज रहे हैं, शहर वाले बहुत सारी सर्विसेज गांव में दे रहे हैं, तो ये सारी चीजें बोली गई हैं। अब इसके अलावा आप देखोगे रूरल और अर्बन एरियाज की हम बात करें, आप देखोगे कि ये अलग अलग इनके कल्चरल की हम बात करें, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल की हम बात करें, वो सब देखने को मिलता है आपको। सोशली ये लोग डिवाइड है। आप देखोगे गांव के जो लोग होते हैं बहुत ज्यादा सोशली इंटीमेट होते हैं भाई, एक तरीके से आप देखोगे एक दूसरे को सब जानते हैं गांव में। लेकिन शहरों में तुम्हारा जो तुम जिस फ्लैट में रह रहे हो उसके बगल वाले फ्लैट में कौन रह रहा है यही नहीं तुम्हें पता होगा, है ना, यही तुम्हें पता नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से सोशली हम बात करें, कल्चरली हम बात करें, आप देखोगे टेक्नोलॉजिकल, यानी कि शहरों में आप देखोगे, शहरों में आपको क्या मिलता है, लोग टेक्नोलॉजी वाइज एडवांस होते हैं, सारी जो चीजें होती हैं न्यू टेक्नोलॉजी जो होती है सबसे पहले शहरों में आती है ना। इकोनॉमिकल हम बात करें तो आप देखोगे शहर में जो लोग होते हैं वो एक तरीके से आप देखोगे, है ना, थोड़े से पैसा वैसा ज्यादा होता है उनके पास एज कंपेयर टू गांव वाले लोग। क्यों? क्योंकि वहां पर आप देखोगे मैक्सिमम जो लोग हैं प्राइमरी एक्टिविटीज कर रहे हैं, है ना। क्लियर हुआ ना, क्लियर हुआ। चलिए आप देखोगे ये सारी हम चीजें देखें, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। अच्छा, इतनी चीज क्लियर हो गई, बहुत बहुत ही बढ़िया। तो यहां से पढ़ना शुरू करो। बोथ अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट्स आर डिफरेंट इन फंक्शंस, समटाइम्स कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। अपार्ट फ्रॉम दीज, रूरल एंड अर्बन एरियाज हैव also emerged into two separate cultural, social, political, economical and technological divide in India. ठीक है ना, क्लियर हुआ। Which has predominance of rural population and where villages are considered the ideal republic by महात्मा गांधी। और आप देखोगे एक तरीके से आप देखोगे हमारे इंडिया की हम बात करें तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर मैं अर्बन एरियाज की और रूरल एरियाज की बात करूं तो किसने डोमिनेट किया है, तो कहीं ना कहीं ऐसा बोला जाता है भारत एक कृषि प्रधान देश है ना। तो गांधी जी ने भी बोला ना ये चीज, आप देखोगे गांधी जी ने क्या बोला था कि अगर हमें एक तरीके से डेवलप होना है तो हमें गांव में स्वराज लाना होगा, है ना। तो आप देखोगे कहीं ना कहीं आप देखोगे हमारी जो 69% जो पॉपुलेशन है अभी भी क्या है सर, अभी भी 2011 का जो सेंसस था उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे 69% जो पॉपुलेशन थी अभी भी आप देखोगे गांव में रह रही थी। मतलब शहर की पॉपुलेशन भी कम है, अभी भी आप देखोगे 69% जो पॉपुलेशन है वो कहां रह रही है सर, रूरल एरियाज में रह रही है, यानी कि शहरों का विकास कम हो पाया हमारे देश में। क्लियर हुआ ना, हाँ क्लियर हुआ। तो आप देखोगे कि यहां पर वही बोला गया है कि आप देखोगे कि अगर मैं बात करूं इन सारी चीजों की, अभी भी डोमिनेट कौन कर रहा है, तो आप देखोगे तो पहले से हम बात करें तो रूरल पॉपुलेशन ही अभी डोमिनेट कर रही है सर है ना। और ऐसा बोला गया है क्योंकि सबसे ज्यादा क्या है सर, सबसे ज्यादा गांव की पॉपुलेशन है। तो यहां पर गांधी जी ने बोला है कि जो आइडियल हमारी जो पॉपुलेशन है गांव की है, तो आप देखोगे कि इंडिया क्या है, आप देखोगे गांधी ने क्या बोला कि वेयर विलेजेस वर कंसिडर्ड द आइडियल रिपब्लिक्स। रिपब्लिक्स की हम बात करें तो इट इज रिलेटेड टू द, है ना, कि जैसे हम बात करते हैं रिपब्लिक मतलब एक तरीके से आप देखोगे कि जहां पर आप अपने लीडर को वोट देते हो, आप अपने देश का जो नेता उसको वोट दे रहे हो, उसको हम क्या क्या बोलते हैं, उसको हम एक तरीके से रिपब्लिक बोल देते हैं कि वहां पर एक तरीके से जो मेन लीडर है उसको चुना जा रहा है, वो एक रिपब्लिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन गांव की है, तो गांव के लोग ही तो डिसाइड कर रहे हैं ना, क्योंकि 69% जो लोग हैं वो तो गांव में रह रहे हैं सर 2011 के अकॉर्डिंग। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि रियल जो रिपब्लिक है वो कहां बसती है सर, रियल जो रिपब्लिक है वो हमारे गांव में बसती है, महात्मा गांधी जी ने बोला है सर, है ना। आप देखोगे मोस्ट ऑफ द जो रूरल एरियाज हैं वो अभी भी पूरे हैं सर, और वो अभी भी प्राइमरी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं सर। और आप देखोगे कि बहुत सारे विलेजेस की हम बात करें कि बहुत सारे जो विलेजेस हैं धीरे धीरे बहुत सारे विलेजेस जो हैं वो कैसे एक तरीके से आप देखोगे थोड़े थोड़े शहर बनते जा रहे हैं। तो आप देखोगे कि पहले बहुत सारे जो अर्बन एरियाज थे, अर्बन एरियाज के जो आसपास के जो एरियाज थे वो धीरे धीरे डेवलप होने लगे। तो ऐसे करके आप देखोगे बहुत सारे नए नए शहर जो हैं वो भी धीरे धीरे इमर्ज होते जा रहे हैं क्लियर हुआ ना। आई होप आपको इतनी चीजें जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। क्लियर हुआ, हाँ। तो आप देखोगे एक तरफ तो हमारे जो विलेजेस हैं वो एक तरीके से हिंटरलैंड की तरह डेवलप किए गए कि एक तरीके से वो क्या कर रहे हैं, मेन शहर को अकोमोडेट कर रहे हैं। तो एक तरफ गांव, एक तरफ हमारे बड़े बड़े शहर आ जाते हैं, है ना। उसके बाहर तुम निकलोगे जैसे वैसे आपको बहुत सारे जो गांव है वो देखने को मिल जाते हैं आपको। ये सारी चीजें यहाँ पे होगी, ठीक है सर। अगर हम बात करें लोगों की, है ना, कि लोग ऐसा सोचते हैं भाई कि जितने भी सिटीज है सर वो सारे सेम है सर, एंड कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम रूरल एरियाज। तो यहां पे बोला जाता है कि ऐसा बोलते हैं लोग कि जितने भी जो लोग हैं कभी कभी सोचते हैं जितने भी शहर हैं वो एक तरीके से क्या है, सारे सेम है सर। शहर जो है वो सारे सेम, अर्बन एरिया सारे सेम है, और एक तरीके से एक बहुत ज्यादा डिफरेंट है सर। लेकिन ये हर केस में ठीक नहीं है सर, बट दिस इज नॉट ट्रू। क्योंकि क्यों सर? क्योंकि आप देखोगे इन इंडिया रूरल अर्बन एरियाज आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ईच अदर। यानी कि यहां पे बोला गया है कि जो अर्बन एरियाज जो है ना वो हर जगह सेम नहीं है, मतलब एक जैसे नहीं होते। जैसे मैं बोलूं कि बैंगलोर और दिल्ली सेम है क्या, बैंगलोर और मुंबई सेम है क्या सर, चेन्नई और बैंगलोर सेम है सर, इंदौर और दिल्ली सेम है क्या, नहीं सर। इनको आप
इन शहरों में जब आप कंपेयर करोगे ना, ये बहुत सारे डिफरेंसेस मिलेंगे आपको। कोई शहर जो होता है बहुत ज्यादा हाईटेक होता है सर, कोई शहर जो होता है उतना हाईटेक नहीं होता सर। बहुत बहुत से शहर हैं जो एक तरीके से आप देखोगे उनको आप कंपेयर ही नहीं कर सकते भाई। वहां पे लिविंग स्टैंडर्ड्स, वहां पे जो लोग हैं वो बिल्कुल कंप्लीटली अलग अलग। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि ये किस टर्म में अलग हो सकते हैं, तो आप देखोगे इनकम के टर्म में, लाइफस्टाइल, कल्चर इनका अलग हो सकता है। मे भी हो सकता है कि बैंगलोर में जो लोग रह रहे हो इनका कल्चर अलग हो, मुंबई में जो लोग रह रहे हो उनका कल्चर अलग हो, दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं उनका कल्चर अलग हो सकता है सर। तो आप देखोगे कि कल्चरल वाइज आप देखोगे, पॉलिटिक्स, डेवलपमेंट, ये सारी जो चीजें आप देखोगे ना कि आपको हर जगह अलग अलग मिलेंगी। किसी शहर में आपको मॉडर्निटी बहुत ज्यादा दिखती है सर, किसी में नहीं दिखती सर, किसी में स्लम्स बहुत ज्यादा दिखते हैं सर। शहर में आप जाते हो, शहर में आपको दो हिस्से देखने को मिलते हैं कि एक तरफ आपको बढ़िया एकदम, है ना, शहर का थोड़ा सा वो एक वैसा ऐसा, हर शहर दो पार्ट में डिवाइड होता है सर। एक पार्ट ऐसा है जहां पर बहुत अमीर लोग रह रहे हैं सर, फार्म हाउसेस बने हैं, अलग अलग ऊंचे ऊंचे, है ना, लोग एकदम जो ऊंचे घरानों के जो लोग हैं, एक तरफ अमीर जो लोग हैं वो यहाँ पर आपको दिखेंगे सर। और दूसरी तरफ आप देखोगे कि आपको क्या दिखता है सर, दूसरी तरफ आप देखोगे आपको बहुत सारे स्लम्स दिखते हैं सर, है ना। क्लियर हुआ? तो ये सारी जो चीजें आपको देखने को मिलती हैं। सम पार्ट ऑफ सिटीज आर वेरी रिच एंड वेल डेवलप्ड एंड सम पार्ट्स आर वेरी पुअर सर। आप देखोगे ठीक है, बट ऑन द ऑपोजिट साइड सम पार्ट्स ऑफ द सिटीज हैव स्लम्स, झुग्गी झोपड़ी एरियाज एंड शैंटी हाउसेस। एक तरीके से आप देखोगे एक तरीके से अंडर डेवलप्ड, कुछ इस तरीके के आपको हाउसेस जो है देखने को मिलेंगे सर। ठीक है, क्लियर हुआ? वहां पर क्या होता है, वहां पर बहुत पूरे कंडीशंस होती हैं सर। आप देखोगे लोग जो होते हैं, अब जहां समझो, अब ये जो लोग होते हैं ये, अब ये क्रिएट कैसे होते हैं समझो, ये जो स्लम्स होते हैं क्रिएट कैसे होते हैं। आप देखोगे कि जो रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में आते हैं, अब इनके पास इतना पैसा नहीं होता कि अफोर्ड कर सके, तो इनको मजबूरी में ये जो ऐसे जो एरियाज होते हैं वहां पर रहना पड़ता है सर। क्लियर हुआ ना? क्लियर हुआ? तो यहां पे लास्ट लाइन में ये लिखी हुई है, सो दे आर फोर्स्ड टू लिव इन द पुअर क्वालिटी एरियाज विच आर ऑफन एनवायरमेंटली अनसेफ एंड अनहेल्दी। यानी कि मजबूरी में आके इनको ऐसे एरियाज में जो है रहना पड़ता है जो कि इनके लिए अनसेफ होते हैं सर। बहुत ही बढ़िया। आप देखोगे प्रॉब्लम ऑफ स्लम्स की हम बात करें तो यहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी सर, है ना। घर वर टूटे होते हैं, हाइजीन इश्यूज होते हैं, वेंटिलेशन इश्यूज होते हैं सर, कोई ड्रिंकिंग वाटर की दिक्कत होती है सर, है ना, कोई टॉयलेट, नो टॉयलेट्स, है ना। आप देखोगे ओपन डिफिकेशन होता है, यहाँ पे कोई टॉयलेट्स वगैरह नहीं होते। ये सारी जो चीजें आपको देखने को मिलेंगी, कोई प्लान रोड नहीं होती, कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता, और सड़कें बहुत पतली पतली होती हैं, है ना। और यहाँ पर आप देखोगे आसपास कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता, तो बीमारियां बहुत ज्यादा फैलती हैं। सबसे ज्यादा बीमारियां जो निकलती हैं वो इन स्लम एरिया से देखने को मिलती हैं आपको। क्लियर हुआ ना? चलिए, आप देखोगे कि ऑलरेडी मैंने बात कर लिया सर कि यहाँ पे बोला गया है कि बहुत सारे जो लोग हैं इन स्लम एरियाज में काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये बहुत ज्यादा लो पेड वर्कर्स हैं, अनसेफ है। और आप देखोगे कि ये मैक्सिमम जो लोग हैं एक तरीके से अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, लाइक रमेश। ठीक है ना? क्लियर हुआ? और आप देखोगे इससे क्या होता है, इससे आप देखोगे कि इन पर बहुत ज्यादा एक तरीके से क्या, एक तरीके से आप देखोगे ना बहुत ज्यादा, है ना, आप बोल सकते हो कि ये अनसेफ लोग हैं सर, खतरा बहुत ज्यादा मंडरा रहा है इनके ऊपर, कभी भी बीमार पड़ सकते हैं सर, अंडर नरिश्ड है सर ये, है ना। आप देखोगे कि अपने बच्चों की एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते सर। और इनकी जो पॉवर्टी है ना सर, इनको बहुत ज्यादा वल्नरेबल बना देती है। और फिर इसके बाद क्या होता है, जब ये कुछ उनके पास रास्ता ही नहीं होता है, खोने को कुछ होता ही नहीं है, तो ये क्या करते हैं सर, ये फिर अलग अलग गलत गलत कामों पर जाते हैं। ड्रग अब्यूज की हम बात करें, अल्कोहल कंजम्पशन करने लगते हैं, अल्कोहल वगैरह शराब वगैरह पीने लगते हैं, क्राइम से बढ़ जाते हैं, चोरी वोरी करने लगते हैं। तो ये सारी जो चीजें वो करने लगते हैं, है ना। पब्लिक प्रॉपर्टीज को वेंडलाइज करते हैं, बर्बाद करते हैं सर, है ना। एक तरीके से आप देखोगे कि जो एक नागरिक होने के नाते जो उनकी जिम्मेदारी बनती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनसे हमेशा भागते हैं, क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं सर। क्लियर हुआ ना? ये सारी जो चीजें वो आपको देखने को मिलेंगी। और हाँ, सबसे बड़ी बात क्या है भाई, है ना, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरीके से सोशल एक्सक्लूजन को फेस करते हैं सर। आप देखोगे कि सोशल एक्सक्लूजन का मतलब क्या हुआ, जो मेन जो सोसाइटी है उससे थोड़ा सा इनको अलग कर दिया जाता है। आपने देखा होगा जब भी कोई फंक्शन वगैरह होता है तो झुग्गी झोपड़ी के जो लोग होते हैं बेचारे आ जाते हैं, तो उनको भगा दिया जाता है। कोई भी गैदरिंग होती है, इनको जो है भगा दिया जाता है, इनको भगा दिया जाता है ना। तो इनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी से थोड़ा सा पुश किया जाता है, पुश आउट किया जाता है। तो ये सारी जो चीजें इनके साथ गलत होती है ना। क्लियर हुआ? चलिए, एक और आपके मैं बॉक्स दे रखा है, उसको थोड़ा पढ़ लेना, इतना जरूरी नहीं है। धारावी के बारे में बताया गया कि धारावी की कंडीशन कितनी खराब है और किस तरीके से आप देखोगे धारावी इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्लम इन एशिया, उसके बारे में कुछ बताया गया, उसको पढ़ लेना, मैंने इतना जरूरी नहीं समझा था। अब एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जो हमारा लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या है भाई, कि जो हमारा अवेलेबल लैंड है जब इसकी क्वालिटी को डिटोरिएट हो जाती है, खत्म हो जाती है, बेकार हो जाती है, उसको हम एक तरीके से क्या बोल देते हैं, उसको एक तरीके से हम लैंड डिग्रेडेशन बोल देते हैं। ठीक है ना? क्लियर हुआ? चलिए, आप देखोगे अगर मैं बात करूं कि ये दोनों, इसके जो कॉजेज है हमारे लैंड डिग्रेडेशन के, दोनों हो सकते हैं, नेचुरल कॉजेज भी हो सकते हैं और हमारे ह्यूमन कॉजेज भी हो सकते हैं। क्लियर हुआ ना? चलिए, और इससे क्या होता है, इससे कहीं ना कहीं आप देखोगे कहीं ना कहीं हमारा जो प्रेशर है एग्रीकल्चर लैंड पर वो बहुत ज्यादा आ जाता है ना। क्लियर हुआ ना? तो आप देखोगे द लिमिटेड अवेलेबिलिटी, पहली बात तो जो लैंड है वो एक तरीके से लिमिटेड रिसोर्स है। दूसरा क्या है भाई, उसकी क्वालिटी भी खत्म हो रही है। इससे क्या होगा, इससे कहीं ना कहीं हमारा जो एग्रीकल्चर लैंड है उस पर ऑब्वियसली बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन है फीड करवाने के लिए। क्लियर हुआ ना? चलिए, फिर आप देखोगे जैसे हम बात करें कुछ नेचुरल कॉजेज की, जैसे सॉइल इरोजन की हम बात करें, है ना, वाटर लॉगिंग, सैलिनेशन, एल्कनाइजेशन, है ना,
की हम बात करें, यानी कि आप देखोगे जब एक तरीके से सॉइल में हमारा सैलिन जो कंटेंट्स होते हैं ज्यादा आ जाते हैं, एक तरीके से खारा पानी की वजह से आप देखोगे ये सैलिनेशन होता है। इसकी वजह से क्या होता है, लैंड जो होता है अपनी फर्टिलिटी को लूज कर देता है। ये सारी जो चीजें होती हैं कहीं ना कहीं आप देखोगे हमारी, है ना, प्रोडक्टिविटी को लूज कर दे, प्रोडक्टिविटी को कहीं ना कहीं जो है लूज कर देते हो। कहीं ना कहीं इसमें दोनों नेचुरल और हमारे ह्यूमन मेड कॉजेज दोनों है सर। अच्छा, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, या तो टेम्पररी या फिर परमानेंट। जब कोई भी, है ना, लैंड है उसकी कैपेसिटी जो होती है प्रोडक्शन की वो खत्म हो जाती है सर, उसको हम लैंड डिग्रेडेशन बोल देते हैं। आप देखोगे यहाँ पे फिर मैंने वही बोला है कि ऑल डिग्रेडेड लैंड में नॉट बी कंसिडर्ड एज अ वेस्टलैंड, बट इफ प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन इज नॉट चेक्ड देन अ डिग्रेडेड लैंड मे बी कन्वर्टेड इनटू द वेस्टलैंड। तो आप देखोगे कि हम सारे ही जो डिग्रेडेड लैंड है उनको एक तरीके से वेस्टलैंड, है ना, कंसिडर नहीं कर सकते। लेकिन समझो कि ये जो डिग्रेडेशन का प्रोसेस है इसको हमने अगर मॉनिटर नहीं किया, हमने चेक ही नहीं किया, उसको कंटिन्यूअसली उसके हाल पर छोड़ दिया, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि फिर वो वेस्ट लैंड ही बन जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा सर। और इसमें मैन और दोनों मैन मेड और नेचुरल कॉजेज दोनों हो सकते हैं जो क्वालिटी ऑफ लैंड को डिग्रेड करते हैं सर। आप देखोगे कि देयर आर टू मेन रीजंस व्हाई लैंड बिकम डिग्रेडेड और यूजलेस। तो आप देखोगे एक तो हमारा नेचुरल कॉज, दूसरा हमारा ह्यूमन कॉज, दोनों हो सकते हैं सर। आप देखोगे कि ये कौन मॉनिटर करता है, तो आप देखोगे ये पता होना चाहिए आपको, जो हमारा, है ना, सैटेलाइट जो है, देखोगे ना, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, एक तरीके से सैटेलाइट के थ्रू आप देखोगे ये अलग अलग इमेजेस को लेता है, उनकी स्टडी करता है और बताता है कि भाई कोई भी लैंड जो है वो क्यों, कैसे जो है एक तरीके से डिग्रेड हुआ है, इसका रीजन क्या है सर। और इससे एक तरीके से अलग अलग पार्ट्स में इसको क्लासिफाई करता है, अलग अलग इमेजेस को अलग अलग पार्ट्स में क्लासिफाई करेगा और बताएगा कि ये जो लैंड है भाई ये क्यों एक तरीके से आप देखोगे डिग्रेड हुआ है सर। और क्योंकि वेस्ट लैंड भी अलग अलग टाइप का होता है, उसके कॉजेज भी अलग होते हैं सर। कहीं सॉइल इरोजन हो सकता है सर, कहीं हो सकता है सैलिनेशन हो गया हो, कहीं हो सकता है वाटर लॉगिंग की वजह से जो है लैंड खराब हुआ हो, पानी बहुत ज्यादा भर जाता है लंबे टाइम तक। तो ये अलग अलग कॉजेज होते हैं सर, है ना। तो ये हम किससे पता करते हैं, तो ये हम पता करते हैं रिमोट सेंसिंग टेक्निक से सर। और एक तरीके से क्यों ये चीज हुई है उसके कॉजेस को जानने की हम कोशिश करते हैं कि भाई वो जो लैंड डिग्रेड हुआ है ये क्यों हुआ है सर, इसके पीछे का कॉज क्या है सर। तो ये सब करने की हम जो है कोशिश करते हैं सर। क्लियर हुआ ना, क्लियर हुआ। चलिए आप देखोगे कि कुछ नेचुरल प्रोसेस से, कुछ नेचुरल प्रोसेस जो होते हैं उससे जो हमारा एक तरीके से लैंड डिग्रेड होता है उसको क्या बोलते हैं। पहली बात तो देखो, आप देखो ये हम बात करें रेवेनस लैंड की हम बात करें या फिर गलीड लैंड की बात करें, एक तरीके से क्या है सर, एक तरीके से नेचुरल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है भाई, इसमें आप देखोगे जो रनिंग वाटर होता है, जैसे बारिश बहुत ज्यादा हो गई, जब बारिश बहुत ज्यादा होती है तो आपने देखा होगा बहुत ज्यादा गलीज बन जाती है ना, कटाव आ जाता है। आपने देखा होगा खेतों में बहुत लंबे समय तक बारिश हो रही है तो कटाव आ जाता है। इससे आप देखोगे क्या हो जाता है, इससे एक तरीके से आप देखोगे कि बहुत सारे जो डीप चैनल्स जो होते हैं डेवलप हो जाते हैं। इससे क्या होता है, इससे जो मिट्टी जो होती है इसकी एक तरीके से आप देखोगे इसकी जो ऊपर की फर्टिलिटी है वो एकदम लूज हो जाती है। क्यों, क्योंकि ऊपर का जो पानी है वो सब मिट्टी में, जो ऊपर के जो भी, है ना, जो एक तरीके से आप देखोगे जो मिट्टी का जो ऊपर जो मेन इसके ऑर्गेनिज्म वगैरह जो होते हैं, जो एक तरीके से आप देखोगे जो मिट्टी को प्रोटीन देते हैं, जो मिट्टी की ऊपर वाली लेयरिंग है जो सच में बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है, वो वॉश ऑफ हो जाती है ना। तो एक तरीके से आप देखोगे प्रॉपर तरीके से आपको वो जो लैंड है वहां पर आपको डिग्रेडेशन देखने को मिलेगा सर। डेजर्ट्स की हम बात करें, कोस्टल, अब देखो डेजर्ट और कोस्टल सैंड्स की हम बात करें तो ये नेचुरल है, ये ह्यूमन कॉज नहीं हो सकता। डेजर्ट्स तो बहुत पहले से हैं। आप जैसे वेस्टर्न राजस्थान में जाओगे तो वहां पर डेजर्ट ही डेजर्ट है। अब उसका रीजन क्या है, पूरा नेचुरल है भाई, क्योंकि वहां पर मानसून जा ही नहीं पाता, बीच में अरावली हिल्स आ जाती है। फिर आप देखोगे कि बैरन और रॉकी लैंड की हम बात करें, स्टीप स्लोप्स की हम बात करें, तो ये कोई भी कॉज जो आपको देखने पढ़ने में लग रहा है ये कोई भी ह्यूमन कॉज नहीं है सर, सारे के सारे नेचुरल कॉज है। फिर आप देखोगे ग्लेशियर एरिया की हम बात करें, जो एरिया हमारा आइस और स्नो से कवर है। अब भाई ऐसे एरिया में कैसे खेती करोगे, वहां पर तो आपको आइस देखने को मिलती है, ग्लेशियर है वहां पर, वो हाई ऑल्टीट्यूड पे होगा या फिर हाई लैटिट्यूड पे होगा सर वो। क्लियर हो ना। आप देखोगे ये सारे जो हमारे वेस्टलैंड जो होते हैं एक तरीके से आप देखोगे ये नेचुरल कॉजेस से फॉर्म होते हैं, उसमें कोई भी इंसानों का रोल नहीं होता। क्लियर हो ना। लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी भाई, अगर मैं किसकी बात करूं, अगर मैं इसकी बात करूं सॉइल इरोजन की, अब सॉइल इरोजन में हो सकता है मैन मेड कॉज हो, है ना, हमने ज्यादा इरिगेशन कर दिया हो सर। अब मैं बात करूं वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग में हो सकता है इंसान ने कुछ किया हो भाई, ओवर इरिगेशन से हो सकता है लॉगिंग, वाटर लॉगिंग शुरू हो गई हो, सैलिनेशन, एल्कलाइजेशन, ये सब जो है आप बोल सकते हो कि माइनिंग की हम बात करें, माइनिंग हो गई हमारी, माइनिंग की बात करें, है ना। फिर आप देखोगे ये ओवर ग्रेजिंग की हम बात करें, ओवर इरिगेशन की हम बात करें, तो ये सारे क्या है सर, ये सारे आप देखोगे ये मैन मेड कॉजेज है। ये सारे क्या है सर, ये मैन मेडेड कॉजेज आपको देखने को मिलते हैं सर। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है सर। अब ये लास्ट टॉपिक बचा हुआ है सर, ये केस स्टडी है सर, ये केस स्टडी है सर। और ये केस स्टडी कहां की है सर, तो ये केस स्टडी हमारी झाबुआ डिस्ट्रिक्ट की। कहां पर आता है ये केस स्टडी, को ध्यान से पढ़ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको एग्जाम में पूछी आ सकती है। अब इसको मैं शॉर्ट में पढ़ाऊंगा, ध्यान से पढ़ना है इसको। आप देखोगे अगर मैं झाबुआ डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, अगर मैं ये केस स्टडी जो है इसकी अगर मैं बात करूं तो आप देखोगे झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, है ना, जो कि आपको एक तरीके से कहां दिखती है सर, तो ये झाबुआ डिस्ट्रिक्ट जो है कहां पर लोकेटेड है सर, तो ये वेस्टर्न, एक तरीके से आप देखोगे ना ये पूरा जो हमारा मध्य प्रदेश का जो वेस्टर्न मोस्ट एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो है,
वहां पर देखने को मिलती है। और आप देखोगे ये पूरा जो एरिया है बहुत ज्यादा बैकवर्ड है, बहुत ज्यादा बैकवर्ड एरिया है, और यहाँ पे आपको कई सारे ट्राइब्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। याद देखना यहाँ पर कौन सी जो ट्राइब्स रहती है, मेनली जो ट्राइब्स यहाँ पे रहती है मोस्टली भील्स रहते हैं। यहाँ पे भील्स एक तरीके से आप देखोगे जनजातीय एक ट्राइबल कम्युनिटी है, इसकी हम बात करते हैं सर। आप देखोगे यहाँ पर लोग जो बहुत गरीब है, और आप देखोगे काफी ज्यादा आप देखोगे हाई रेट पर यहाँ पर आपको रिसोर्सेज का डिग्रेडेशन देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ पे लोग जो है पेड़ वेड़ काटने को लगे हुए हैं, लैंड को डिग्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कई कई बहुत बड़े लेवल पर आपको यहाँ पर एक तरीके से इकोलॉजिकल इंबैलेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखोगे यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक तरीके से हमारे जो सरकार थी, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की हम बात करें और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की बात करें, तो आप देखोगे सरकार ने इसको फंड किया सर। सरकार ने एक तरीके से आप देखोगे एक प्रोग्राम चलाया जिसको बोला गया वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। अब वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम के बारे में ऐसा तो है नहीं तुम पहली बार पढ़ रहे हो, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने बताया सर। वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम में आप देखोगे कि हम सिर्फ वाटर पे काम नहीं करते कि भाई इसके सेंटेंस में वाटर जुड़ गया तो वाटर शेड मैनेजमेंट, तो यानी कि वाटर को इंप्रूव नहीं, हम यहां पर पूरी इकोलॉजी को फिर से रिस्टोर करने की बात करते हैं। जब मैं वाटर शेड मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं तो मैं पूरी इकोलॉजी को एक तरीके से रिस्टोर करने की बात कर रहा हूं, कि ऐसा नहीं है सिर्फ हमें पानी को चाहिए, पानी के अलावा हमें बहुत सारी चीजें चाहिए। हम एफोरेस्टेशन भी करते हैं, लैंड को भी बचाते हैं, सॉइल को भी बचाते हैं और पानी को भी बचाते हैं। तो ये प्रोग्राम चलाया गया और कहीं ना कहीं सरकार ने इसको स्पॉन्सर किया, सरकार ने इसको फंड किया सर, क्लियर हुआ ना। और कहीं ना कहीं इसको अच्छी तरीके से सक्सेसफुली इंप्लीमेंट भी किया गया, इसके लॉन्ग टर्म में काफी पॉजिटिव इंपैक्ट भी देखने को मिले हमारे झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में सर, है ना। और कहीं ना कहीं इसने एक एग्जाम्पल सेट किया सर, इसने एक तरीके से एग्जाम्पल सेट किया कि किस तरीके से अगर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो, अगर चाह हो, अगर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो, अगर अवेयरनेस हो, तो एक तरीके से हम कुछ भी कर सकते हैं सर, है ना। इन्होंने एक तरीके से आप देखोगे सॉइल की क्वालिटी को भी इंप्रूव किया, वाटर लेवल को भी इंप्रूव किया, बहुत सारी चीजें की सर। और आप देखोगे कि एक तरीके से कि दिस वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम acknowledges the linkage between land, water and vegetation and attempt to improve the livelihood of people। तो यहां पे समझो, यहां पे मैंने बोला ना जब मैं वाटरशेड मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं तो मैं तीनों चीजों की बात कर रहा हूं, इन तीनों चीजों को लिंक किया जा रहा है। लैंड को भी इंप्रूव करना है, वाटर क्वालिटी को भी इंप्रूव करना है और पूरा वेजिटेशन को भी इंप्रूव करना है, ठीक है ना। और एक तरीके से ये सब करके क्या करना चाहते थे, ताकि यहां की जो भील कम्युनिटी है, मैक्सिमम जो भील कम्युनिटी है, उसकी लाइवलीहुड को, उसके लिविंग स्टैंडर्ड्स को और ज्यादा इंप्रूव किया जा सके, है ना। क्लियर हुआ ना। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। अगर मैं 5 सालों की बात करूं, पिछले 5 सालों की, पास्ट 5 इयर्स की बात करूं, तो आप देखोगे ये प्रोग्राम जो है किसके द्वारा फंड किया जा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा, है ना। एक तरीके से आप देखोगे और इस मैनेजमेंट प्रोग्राम का नाम क्या था बेसिकली, आप देखोगे ना तो इसका नाम रखा गया था राजीव गांधी मिशन फॉर वाटरशेड मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो इसका नाम था बेसिकली पूरे प्रोग्राम का। और आप देखोगे इन्होंने क्या किया, पिछले 5 साल की हम बात करें तो आप देखोगे इन्होंने 20% जो टोटल एरिया था झाबुआ डिस्ट्रिक्ट का, उसको ट्रीट कर लिया, उसको ठीक कर लिया है सर। फिर आप देखोगे यहां पे बात करें, है ना, हैज ट्रीटेड द 20% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है सर। आप देखोगे कि यहां पर एरिया है, यहां पर इसको हम बोलते हैं पैटलावाड। पैटलावाड की बात करें, पैटलावाड ब्लॉक की हम बात करें, ब्लॉक पड़ता है यहां पर पैटलावाड ब्लॉक, इसकी हम बात करें जो झाबुआ डिस्ट्रिक्ट का ही पार्ट है। आप देखोगे जो कहां पर लोकेटेड है, बिल्कुल इनका नदर्न मोस्ट पार्ट जो है यहां पर, है ना, एंड रिप्रेजेंट्स एन इंटरेस्टिंग एंड सक्सेसफुल केस ऑफ गवर्नमेंट एनजीओ पार्टनरशिप। तो आप देखोगे एक प्रॉपर तरीके से इन्होंने ये जो पूरा जो पैटलावाड ये पूरा हमारा जो ब्लॉक है, इन्होंने एक पूरी एक तरीके से एक बहुत ही एक एग्जांपल सेट किया कि किस तरीके से गवर्नमेंट के साथ मिलकर, यहाँ पे बहुत सारे एनजीओज भी थे, इनकी पार्टनरशिप और एक तरीके से कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से किस तरीके से हम एक तरीके से वाटरशेड मैनेजमेंट को इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। समझ में आया ना, क्लियर हुआ। आई होप आपको इतनी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी, किस तरीके से आप देखोगे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, गवर्नमेंट हेल्प प्लस एनजीओ की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से वाटरशेड मैनेजमेंट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं सर, है ना। आप देखोगे अगर हम बात करें ये जो भील कम्युनिटी थी इस ब्लॉक में, पैटलावाद ब्लॉक में, आप देखोगे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है, एक एग्जाम्पल बोल के आपको आगे की सिचुएशन समझाई जा रही है कि एग्जाम्पल के जरिए, है ना। क्लियर हुआ ना। आप देखोगे, हाँ, आप देखोगे कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने खुद के, देखो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन यहाँ पे बताया जा रहा है, तो आप देखोगे ना इन्होंने खुद के एफर्ट्स डाले सर, है ना। यहाँ पे एक गांव की बात की जा रही है, कारावत गांव है, यहाँ की बात की जा रही है सर, क्लियर हो ना। हाँ, तो आप देखोगे कि यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर पहले, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का एग्जांपल देते हुए यहां पर बताया जा रहा है कि सबसे पहले तो इन्होंने बहुत सारी जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स जो है, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स क्या होते हैं, जहां पर जो पूरे गांव की होती है, जो पूरी कम्युनिटी की होती है, उसको पहले क्या किया, रिवाइटलाइज किया। रिवाइटलाइज का मतलब उसको पूरी तरह से क्लेम किया, यानी कि पूरी तरह से उसको ठीक किया सर, उसको इंप्रूव किया सर। जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स थे इसको इन्होंने बर्बाद कर दिया था, ओवर ग्रेजिंग से, पेड़ वेड़ काट दिए, ओवर ग्रेजिंग कर दी तो बर्बाद हो चुका था, तो सबसे पहले इन्होंने इस पे काम किया सर, क्लियर हुआ। चलिए आप देखोगे सारे जितने भी घर के जो लोग थे उन्होंने पेड़ वेड़ लगाने शुरू किए सर, है ना, कि भाई हर घर का इंसान एक पेड़ तो कम से कम लगाएगा सर। कहां पर सर, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स में सर, है ना। याद रखो यहां पर इन्होंने क्या किया, यहां पर इन्होंने कुछ जो है ना फूडर ग्रास जो है, यानी कि जो चारे वाली ग्रास जो है, उनको भी एक तरीके से आप देखोगे, उनको भी एक तरीके से लगाया पैस्चर लैंड्स पे। आप देखोगे यहां पर लिखा हुआ, दे आल्सो हैव प्लांटेड द फूडर ग्रास क्रॉप, ताकि बाद में इनकी कम्युनिटी को फायदा हो सके, ताकि अपने, है ना, जो भी इनका जो भी इनके कैटल्स वगैरह है वो एक तरीके से आसानी से यहां पे ग्रेज कर सके। क्लियर हुआ। चलिए,
और इन्होंने बहुत अच्छी चीज की, इन्होंने एक तरीके से सोशल फेंसिंग की। सोशल फेंसिंग का मतलब क्या होता है? सोशल फेंसिंग का मतलब होता है यहां पर कोई भी हम फिजिकली फेंसिंग नहीं करते। फेंसिंग का मतलब होता है चारों तरफ तार वगैरह लगा देना, नहीं। सोशल फेंसिंग का मतलब होता है कि इन्होंने कुछ टाइम तक बोला कि हमारे कम्युनिटी में, हमारा जो पूरा जो पैटलावाद ब्लॉक जो है, हम जो भी गांव पढ़ते हैं, ये कोई भी व्यक्ति जो है, जितना भी हमारा पूरा जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स है, यहां पर नहीं जाएगा, और कोई भी अपने जानवरों को लेकर नहीं जाएगा, क्योंकि उसके लिए टाइम चाहिए था ना। सोशल फेंसिंग कर दी कि जब तक प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो जाता, तब तक यहां पर कोई भी अपने, है ना, कैटल्स को लाके नहीं चराएगा। तो एक तरीके से एग्रीमेंट हो गया कि हम सब मिलकर जो है इस जगह को प्रोटेक्ट करेंगे, बाहर के जो आउटसाइडर्स हैं उनको भी, उनसे भी प्रोटेक्ट करेंगे। क्लियर हो ना? तो उसको हमने बोल दिया सोशल फेंसिंग, कि हम इस लैंड को बाहर वालों से प्रोटेक्ट करेंगे, तो इसको बोला गया सोशल फेंसिंग। यानी कि बाहर का जो कोई इंसान होगा, वो ऐसे ही करके इन प्रॉपर्टीज पर, है ना, एक इन प्रॉपर्टी पर क्या नहीं करेगा सर, एक तरीके से इनको एक तरीके से एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, इनका इस्तेमाल नहीं करेगा सर। तो इन्होंने सोशल फेंसिंग की सर। क्लियर हुआ ना? कितने साल तक है? 2 साल तक, ताकि एक तरीके से वहां पर जो पूरा जो उन्होंने पूरा इकोसिस्टम डेवलप किया, वो बहुत ही अच्छे से डेवलप हो सके। पूरे पूरे इकोसिस्टम को इन्होंने रिक्लेम कर लिया 2 साल के अंदर सर, है ना। आप देखोगे इवन आफ्टर दैट दे से देयर वुड बी नो ओपन ग्रेजिंग ऑन दीज लैंड्स। तो आप देखोगे ना, इसके बाद भी ये इतने समझदार हो गए। मैंने बोला ना कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। इन्होंने बोला कि ठीक है, डेवलप हो चुकी है, 2 साल लग गए हैं, हमारा पूरा ग्रासलैंड्स वगैरह डेवलप हो चुके हैं, बट स्टिल कोई भी ओपन ग्रेजिंग नहीं करेगा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अलग अलग पार्सल्स में डिवाइड कर दिया। अब पार्सल में होता क्या है कि अलग अलग पार्सल्स होते हैं सर। मान के चलो एक पार्सल है, तो जब तक यहां पर घास खत्म नहीं हो जाती, तब तक कोई दूसरे पार्सल में नहीं आएगा, है ना। फिर दूसरे पार्सल में मूव इन कर जाएंगे, तब तक क्या होगा, तब तक ये खत्म होगा, तब तक इस पार्सल में एक तरीके से घास आ जाएगी। तो ऐसे करके आप देखोगे पार्सल टू पार्सल जानवर मूव करते हैं, ताकि होता ये है कि ऐसा नहीं है कि जानवर कहीं इधर चले गए, इधर चले गए, इधर चले गए, इधर चले गए, इधर चले गए। तो इससे क्या होता है, इससे एक तरीके से आप देखोगे कि इससे लैंड डिग्रेडेशन होता है। बेसिकली आप देखोगे कि एक जगह पर फिक्स कर दो ना, अलग अलग जगह पर करेंगे, तो अलग अलग जगह पर ही क्या होगा, एक तरीके से आप देखोगे वहां पर मिट्टी विट्टी पूरी खराब हो जाएगी सर, है ना। क्योंकि जानवर जो होते हैं वो किसी स्पून से तो खाते नहीं है सर। इससे क्या होता है, ऐसा आप देखोगे ओवर ग्रेजिंग से लैंड डिग्रेडेशन होता है सर। तो आप देखोगे इन्होंने प्रॉपर तरीके से स्टॉल फीडिंग करनी शुरू कर दी, कि एक स्टॉल में जब तक कैटल्स फीड नहीं हो जाते, तब तक दूसरे स्टॉल में नहीं जाएंगे सर। क्लियर हुआ ना? क्लियर हुआ? चलिए, बहुत अच्छी बात है। ओपन ग्रेजिंग पे इन्होंने प्रॉपर तरीके से क्या लगा दिया, बैन लगा दिया सर। और एक तरीके से आप देखोगे कि इन्होंने एक तरीके से, है ना, बढ़िया सस्टेनेबल जो हमारे पैशन लैंड से उनको डेवलप कर लिया सर। क्लियर हुआ? ये हुआ। फिर यहां पे एक चीज और देखने को मिलती है, थोड़ी सी कहानी आगे का लाया नहीं हूं, पढ़ लेना खुद ही। फिर आप देखोगे जो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने लैंड का एनक्रोचमेंट किया था, इनकी हम बात करें, तो इनको भी इन्होंने समझा दिया भाई कि देखो ऐसा है कि हम सब मिलकर काम करेंगे। तुम चाहो तो इस कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स की ओनरशिप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम भी इसके भागीदारी बन सकते हो, लेकिन एनक्रोच नहीं करोगे। तहसीलदार को बुलाया प्रॉपर तरीके से। तहसीलदार के आने के बाद प्रॉपर तरीके से क्या हुआ, प्रॉपर तरीके से आप देखोगे यहां पे बिठाया गया तहसीलदार को, और इसने पूरा जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज का एरिया है, उसको उसका हवाला देते हुए बोला कि ये जो कॉमन प्रॉपर्टी, ये पूरी जमीन जो है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स है, यहां पर कोई भी क्या नहीं कर सकता, यहां पर कोई भी इस जमीन को एनक्रोच नहीं कर सकता। और जो लोग एनक्रोच करते थे उनसे लड़ाई नहीं लड़ी इन लोगों ने, उनसे क्या किया, उनको बोला कि आप हमारे साथ मिल जाइए, एनक्रोच नहीं करोगे, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें की, और कहीं ना कहीं इन लोगों ने एग्जाम्पल सेट किया कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन अगर हो, तो हम किसी भी जगह की इकोलॉजिकल इंबैलेंस को बैलेंस कर सकते हैं सर। और इसी के साथ हमारा जो इतना खूबसूरत सा आखिरी जो चैप्टर था, वो खत्म हुआ भाई। आई होप आपको सारी जो चीजें हैं बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको पूरा चैप्टर जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।